ज़रूरत है। स्क्रीन क्लियर है सबको? सबको क्लियर है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम है ना लास्ट क्लास को अपनी रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने स्टार्ट लिया था, देखें बार बार मैं जो सीक्वेंसिंग है सीक्वेंसिंग को बार बार याद दिला रहा हूँ कि सीक्वेंसिंग आप लोगों ने नहीं भूलनी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई ऑडिट क्या होता है, ऑडिट की कुछ बेसिक बातें पढ़ी, एश्योरेंस समझा हमने, एश्योरेंस की लेवल ऑफ एश्योरेंस समझी, लिमिटेड एश्योरेंस को समझा, रीजनेबल एश्योरेंस समझी, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। फिर हमने आइज़र 200 पढ़ा जो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है कि ऑडिटर का मकसद क्या है, ठीक है। तो ऑडिटर का मकसद हमने पढ़ा था कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस लेना होता है। रीजनेबल एश्योरेंस आता है तो उसकी बेस पे मैं ओपिनियन डेवलप करता हूँ कि मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, अनक्लीन ओपिनियन देना है, और उसको मैं ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करके शेयर होल्डर्स के हवाले कर देता हूँ। तो ये तो सिंपल सी बात थी कि भाई मेरा मकसद था। जिस तरीके से जिस तरीके से आपका मकसद है कि भाई मुझे अगर सीए करना है तो सीए का मकसद ये है कि भाई आपको पैसा कमाना है, ठीक है ना, पैसा कमाना है, अच्छी पोजीशन में जाना है आपको, लोगों के दरमियान में आप बैठे तो भाई आप कहलाएं कि भाई कुछ हो आप, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसी तरीके से आइज़र 200 आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है कि भाई ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस को पूरा करने के लिए आपको बताया जाता है कि भाई फर्दर आइज़ा में बताया जाता है कि भाई आपने ये काम करने हैं। मतलब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, आपने कंट्रोल्स टेस्टिंग करनी है, वो सारी चीज़ें करेंगे। आपको फिर एविडेंस मिलेगा, एविडेंस की बेसिस पे आप अपना रीजनेबल एश्योरेंस आपके पास आएगा और फिर आप ओपिनियन दोगे। बात समझ में आ रही है कि साइकिल समझ में आई कि भाई आइज़र 200 आपको बता रहे कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर आइज़ाज आपको बताएंगे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दे रहे यस नो में जवाब दें कि भाई यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। समंदर खान कह रहे हैं भाई यस, हमजा बदर कह रहे हैं यस, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारा चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 के अंदर कुछ बातें मैंने बताई थी कि फर्दर बातें हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट वाली कुछ चीज़ें जो कि आपने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट जब आपने पढ़ा होगा पढ़ी भी होंगी, लेकिन हम उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, वो सेकेंड प्रियोरिटी में हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि वो बताता है कि भाई आइज़ा का फुल फॉर्म क्या है, आइज़ा किसने बनाया, इंटरनेशनल बॉडी क्या है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर फर्दर चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बहुत कम चांसेस होते हैं टेस्टिंग के, लेकिन हाँ कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो आता है तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे, और उसके चांसेस बहुत कम है तो उसको हम बाद में सेकंड प्रियोरिटी में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, फिर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा। सेकंड चैप्टर में हमने बोला कि ठीक है भाई ये तो हमने समझ लिया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है। फिर हमने स्टार्ट लिया कि ठीक है भाई एक फर्म है, आप लोगों की फर्म है, और उसके अंदर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो बोलता है भाई मुझे ऑडिट करवाना है, तो क्या करें, ऐसे ही क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें? हमने बोला नहीं, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्या वो क्लाइंट सही है, क्या क्लाइंट इस काबिल है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या हम इस काबिल हैं, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। क्या हम काम कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या क्लाइंट की इंटेग्रिटी ठीक है, क्या क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो हमने पढ़ा। क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बोला कि भाई जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो अगर हम बोलते हैं भाई क्लाइंट ठीक है, हमारे पास कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस है, एथिकल रिक्वायरमेंट भी मीट कर रहे हैं, ठीक है, अब क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एग्रीमेंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट लेटर, ठीक है। इंगेजमेंट लेटर में हमने कुछ बातें पढ़ी कि मैंडेटरी पॉइंट्स, जिसको 5 पॉइंट्स थे जिसको मेंशन करना लाजमी था, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स थे, कुछ हमारे पॉइंट्स एडिशनल पॉइंट्स थे जो कि हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो मसला वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर मास्टर शीट भी साथ साथ दिखाते रहें प्लीज़। अच्छा जी, अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, वो कहाँ सेव करी हुई है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम रिवाइज करेंगे तो मास्टर शीट भी साथ साथ आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
आगे हमने चीज़ें पढ़ी कि भाई अगर तो रिवीजन करने की नीड पड़ जाएगी तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करा। चैप्टर 3 के अंदर कितनी बातें थी? चैप्टर 3 के अंदर प्लानिंग थी, चैप्टर 3 के अंदर मटीरियलिटी थी, फिर चैप्टर 3 के अंदर ही रिस्क असेसमेंट थी, और चैप्टर 3 के अंदर फ्रॉड था। ठीक है, 4 चीज़ें थी, प्लानिंग, मटीरियलिटी, रिस्क और फ्रॉड। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, हमने बोला ठीक है, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया, क्लाइंट के साथ हमने इंगेजमेंट लेटर बना लिया चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में आए तो हमने बोला कि भाई आयजा ने हमें बताया कि भाई अब आपने करनी है क्लाइंट की प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि आपने काम कैसे करना है, ऑडिट में करना क्या क्या है, जिसको हमने एक आसान सी एग्जाम्पल से समझा था, बारबेक्यू पार्टी। कि भाई बारबेक्यू पार्टी की भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग लेके जाएंगे, क्या क्या मेन्यू रखना है हमें बारबेक्यू पार्टी में, बीफ बोटी बनानी है, चिकन बोटी बनानी है, मलाई बोटी बनानी है, क्या मेन्यू, वह सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, बैट बॉल खेलेंगे छत पर, क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे कौन क्या काम करेगा। तो इसी तरीके से प्लानिंग में भी हम सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं, कितने लोग लेके जाने हैं, कितने कौन कौन से लोग क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, और हमारा अल्टीमेटली क्या क्या चीज़ें, मेन्यू क्या है, सिलेबस क्या है हमारा, वो हम स्कोप डिसाइड करेंगे कि भाई IFRS देखना है या US GAAP देखना है। ठीक है, हमें रेगुलेशंस कौन कौन सी देखनी है, बैंकिंग इंडस्ट्री तो बैंकिंग रेगुलेशन देखनी होंगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो इंश्योरेंस की रेगुलेशन देखनी होंगी। तो सिलेबस डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप मतलब सिलेबस, टाइमिंग के ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि भाई हमें रिस्की एरियाज पे कौन से रिस्की एरियाज हैं, किधर ज़्यादा फोकस करना है, किधर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट है वहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। और मटीरियल मिस स्टेटमेंट जानने के लिए हमें मटीरियलिटी चाहिए होगी, वो भी डायरेक्शन में आता है। ठीक है, कि किधर बिजनेस में चेंज आया तो वहाँ ज़्यादा फोकस होगा, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आया तो वहाँ ज़्यादा फोकस होगा, तो उधर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भाई कितनी रिसोर्सेज हमें लेके जानी है, कितने लोग लेके जाने, कितने काबिल लोग लेके जाने, कौन क्या क्या काम करेगा, तो वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज में हम डिसाइड कर रहे होंगे। तो 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, टाइमिंग, डायरेक्शन, और आखिरी चीज़ हमने पढ़ी थी रिसोर्सेज। ठीक है, सबको याद आ रहा है? अच्छा, फिर हमने बोला था फिर एक होती है डिटेल्ड प्लानिंग, कि भाई ठीक है ये तो एक स्ट्रेटजी बना ली। ठीक है, फर्दर डिटेल्ड प्लानिंग कि भाई कब कब क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, वो चीज़ डिसाइड करना। प्रोसीजर्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होता है कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर, और एक होते हैं हमारे ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिस्क को असेस करना, कंट्रोल टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई क्या कंट्रोल सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद ये होता है क्या जो फाइनेंशियल में नंबर हैं क्या वो सही हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं, क्या वो उनकी वैल्यूशन ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं जो कि आदर्शन में हमने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने फर्दर बातें पढ़ी मटीरियलिटी में हमने समझा कि मटीरियलिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट देखा। रिस्क असेसमेंट में हमने पढ़ा कि भाई बिजनेस रिस्क हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सारी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में समझाया, बड़ी डिटेल में। अभी मैं उसमें जाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है हमजा, ऐसा हमने कहा था SECB रेगुलेशन बिल्कुल प्लानिंग के पार्ट में आती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिस्क असेसमेंट में हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई रिस्क को असेस करने के लिए हमें बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते तो हमें पता चलता है ऑडिट रिस्क क्या है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने 2 बातें पढ़ी थी। हमने बोला था कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, जो कि चैप्टर 3 में फर्दर बात नहीं थी, अब वो चैप्टर 5 के अंदर आ रही है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ से हमारी इधर अब चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि भाई इधर चैप्टर 5 तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि भाई चैप्टर 5 पे कहाँ से आए, चैप्टर 5 पे आ किधर से रहे, किधर से साइकिल किधर से चलती हुई आ रही है,
ठीक है। तो वो जो हमने बात पढ़ी थी चैप्टर 3 के अंदर कि भाई बिजनेस रिस्क की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कहाँ से, हमें पता चलेगा बिजनेस रिस्क जब हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर एंटिटी और एनवायरनमेंट में तो हमने बात पढ़ ली थी डिटेल के अंदर कि भाई हमें एंटिटी की इंडस्ट्री समझनी होती है कि भाई कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, इंडस्ट्री कौन कौन सी है, प्राइसिंग क्या है, रेगुलेशंस क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या यूज़ हो रहा है, वो डिटेल में हमने सारी बातें पढ़ी थी। इन्वायरमेंट में किस इन्वायरमेंट में है, उधर का इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, उधर के जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कितना है, तो वो सारी चीज़ें हमने उधर पढ़ ली थी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर। इंटरनल कंट्रोल्स का मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि भाई बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करना, बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करना। ठीक है, बिजनेस रिस्क मिनिमाइज होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट बनाना। ठीक है, तो जाहिर है बिजनेस रिस्क क्या होता है, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाए, जिससे आपका कैश फ्लो का नुकसान हो, जिससे अल्टीमेटली आपका बिजनेस लॉस में चला जाए। ठीक है, तो ये बिजनेस का नुकसान होता है। ठीक है, ये बिजनेस का रिस्क है। अच्छा, रिस्क जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक होता है कंप्लायंस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क और एक होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि भाई लेट्स से आपके कस्टमर रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, या फिर आपकी क्वालिटी में कोई मसला आ रहा है, या फिर आपकी डिलीवरी टाइमली नहीं हो रही कस्टमर को। जब डिलीवरी टाइमली कस्टमर को नहीं होगी तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा तो कस्टमर आपसे परचेज नहीं करेगा, आपके कॉम्पिटिटर से करेगा। जब आपके कॉम्पिटिटर से करेगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से कंप्लायंस रिस्क क्या है, कंप्लायंस रिस्क लेट से आपने कोई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की कंप्लायंस नहीं करी, या फिर आपने लेट से टैक्स की सही टाइम पे फाइलिंग नहीं करी, तो मतलब आपने कंप्लायंस फॉलो नहीं करी। कंप्लायंस फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी आएगी, नोटिस आएगा। पेनल्टी आएगी तो अल्टीमेटली एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वंस अगेन। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क मतलब कि गलत रिपोर्टिंग अगर आप करोगे, अगर सही रिपोर्टिंग नहीं करोगे, लेट से आप गलत नंबर दिखा रहे हो। ठीक है, गलत नंबर आगे दिखाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि यार मेरे जो रिसीवेबल्स हैं वो मुझे कितने पैसे लेने हैं अपने कस्टमर से, तो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क आगे जब आपको ये नहीं पता होगा। ठीक है, या फिर आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करा, या फिर आपने रिसीवेबल बुक नहीं करा। रिसीवेबल अगर आपने बुक नहीं करा तो अल्टीमेटली आप कस्टमर को फॉलो नहीं कर सकोगे, फॉलो नहीं करोगे तो फॉलो अप नहीं करोगे तो वो पैसे मिलेंगे नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं तो अल्टीमेटली कैश फ्लो का मसला होगा, कैश फ्लो का मसला होगा तो बिजनेस को नुकसान होगा। यहाँ तक समझ में आ रही है बिजनेस रिस्क, सबको समझ में आ गया? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, समझ में आ गया इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है भाई, अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल्स हमें समझ में आ गया। इंटरनल कंट्रोल्स के आगे हमने पढ़ा 5 एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटरनल कंट्रोल का मकसद क्या है भाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाए, कंप्लायंस कर ले लॉज और रेगुलेशंस की। ठीक है भाई, अच्छा जी, 5 एलिमेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के। 5 एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट आता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है पहले तो इसको समझ लेते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए कंट्रोल इन्वायरमेंट को इस तरीके से समझे, एक आसान सी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट से एक बच्चा है, ठीक है, और अक्सर आपने देखा होगा कि यार पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आपने झूठ नहीं बोलना। ठीक है, नॉर्मली सिखाया जाता है कि भाई झूठ नहीं बोलना, लेकिन अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा जब कोई आता है या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें अक्सर पेरेंट्स ही बच्चों को कहते हैं कि यार इसको बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है, या फिर उसको बोल दो फ़ोन पर मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, जबकि वो बंदा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स खुद झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे को क्या सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं, क्या बच्चा बड़ा होकर झूठ नहीं बोलेगा? अगर पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं लेकिन पेरेंट्स साथ ही साथ सिखाते हैं बच्चे को कि झूठ नहीं बोलना, और वो देख रहा है कि पेरेंट्स खुद भी झूठ बोल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली झूठ बोलेगा। ठीक है, सबको समझ में बात आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, दूसरी एक और चीज़ समझते हैं। एक बिल्डिंग है
उसके अंदर क्राइटेरिया है कि भाई वेल एजुकेटेड लोगों को हम बिल्डिंग के जो फ्लैट्स हैं वो सेल करेंगे, ठीक है, और रेंट पर भी हम वेल एजुकेटेड लोगों को देंगे या फिर सेल करेंगे, ठीक है। एक दूसरी बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई ऐसा सच क्राइटेरिया नहीं है, उसके अंदर जो है इलिटरेट पीपल भी आ रहे हैं जो गुटखा पान वगैरह सब चीज़ें खाते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों बिल्डिंग्स के अंदर स्वीपर रखा हुआ है जो कि सफाई वगैरह करता है। अब मुझे ये बताएं कि दोनों बिल्डिंग्स दोनों बिल्कुल साफ़ होंगी, दोनों बिल्डिंग एक जैसी साफ़ होंगी, या एक बिल्डिंग ज़्यादा साफ़ होगी, एक बिल्डिंग कम साफ़ होगी? जल्दी से मुझे बताएं, रिप्लाई करें। दोनों बिल्डिंग में स्वीपर है, सफाई वगैरह होती है, ठीक है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर पढ़े लिखे लोग, एक बिल्डिंग के अंदर थोड़े से इलिटरेट लोग हैं जहाँ गुटखा पान वगैरह ये सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं, ठीक है। एक ज़्यादा साफ़ होगी, दूसरी साफ़ नहीं होगी, ऑल्दो के दोनों बिल्डिंग्स के अंदर आपका स्वीपर है, सफाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट से ओवरऑल अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से एक पेरेंट्स हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई लेट्स से भाई तुम्हें गलत काम नहीं करना, या फिर बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो उसको फ़ौरन पनिशमेंट मिलती है उसकी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बच्चा अगर कोई गलती करता है, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चा गलती करता है तो उसको एज अ लाइटली लेते हैं, उसको कुछ भी नहीं बोलते, और इवन कुछ लोग तो हंसते हैं, ठीक है, अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको एज अ जोक लेते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं ठीक है बच्चा है, जाने देते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, क्या एक बच्चा, दोनों बच्चा क्या एक जैसा रहेंगे, या एक बच्चा बिगड़ जाएगा, एक बच्चा सही रहेगा? क्या होगा? अगर एक पेरेंट्स है जो कि एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, बच्चा गलती करता है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसको नॉर्मल लेके इग्नोर कर देते हैं। दूसरा जो बच्चा है वो गलती करता है तो उसके पेरेंट्स फ़ौरन उसको पनिशमेंट करते हैं। क्या वो बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या वो दोबारा गलती करेगा? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी रिप्लाई करें। नहीं करेगा। और जो दूसरा बच्चा है वो अगर गलती करता है तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है तो वो दोबारा रिपीट करेगा वो गलती को। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आपकी मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, कोई इशू आता है, कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है और वो फ्रॉड पे कोई एक्शन नहीं लेते, वो बिल्कुल नॉर्मल जाने देते हैं, तो भाई आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक है, ठीक है। मैनेजमेंट उस पर जोर नहीं दे रही, मैनेजमेंट उस पर कोई काम नहीं करी, मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, तो इधर कंट्रोल इन्वायरमेंट की वीकनेस है। ऑल्दो के कंट्रोल्स आपने इतने सारे लगाए हुए हो, सब कुछ लगाया हुआ हो, लेकिन अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक होगा, अगर ऊपर से लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके कंट्रोल्स कोई काम नहीं कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई किसी चीज़ में किसी को बोल नहीं रहे, एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं बोल रहे, ना एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो रही है। जब हायरिंग कर रहे तो हायरिंग करते वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपने अपने रेफरेंस से बंदे ले आते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग वाली एग्जांपल दी ना, एक बिल्डिंग में क्राइटेरिया कि पढ़े लिखे लोग लाने हैं, ठीक है, मतलब क्वालिफाइड लोग लाने हैं कंपनी के अंदर, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ लाने हैं। दूसरी तरफ कोई क्राइटेरिया नहीं है, बीकॉम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो मतलब जब हायरिंग के अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही एम्प्लॉयज़ को, कोई एम्प्लॉयज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे आपको एथिकल रिक्वायरमेंट मीट करनी है, तो इस तरीके की जब कोई कल्चर मेंटेन नहीं हो रहा तो आपका ओवरऑल क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक है। जब मैनेजमेंट खुद झूठ बोलेगी, मैनेजमेंट खुद 2 नंबर काम करेगी, मैनेजमेंट खुद चोरी करेगी, तो एम्प्लॉयज़ तो लाजमी बात है डेफिनेटली करेंगे। तो मतलब क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट की वीकनेस है। सबको समझ में आ रहा है कंट्रोल इन्वायरमेंट? जल्दी मुझे बताएं, कंट्रोल इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है? तो भाई सेम वही बातें लिखी हुई हैं, इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कम्युनिकेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ वैल्यूज, मतलब पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं, बात करें उनसे, वैल्यूज समझाएं कि हमारी वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ठीक है, हमें क्वालिफाइड लोग हायर करने हैं, स्किल्ड रिसोर्सेज हायर करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट की खुद की पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस के अंदर, कोई गलती करे तो फौरन आ जाए, भाई पनिशमेंट दें उसको। अगर पनिशमेंट नहीं देंगे, मतलब अगर पेरेंट्स बच्चों को सुपरवाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे तो फिर गलती करेंगे ना। बातें समझ में आ रही है? वही बात है, बच्चा और पेरेंट्स वाली एग्जांपल है पूरी, ठीक है। फिलॉसफी, स्टाइल, मैनेजमेंट की अप्रोच कैसी है ऑपरेशन की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एचआर पॉलिसी, पूरा वही पेरेंट्स और बच्चे की एग्जाम्पल पे ये ख़त्म होता है, ठीक है। सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक?
समझ में आ जाएगा, याद रह जाएंगी चीज़ें। HR पॉलिसी, इफेक्टिव हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, भाई अच्छे अच्छे लोग हायर करने हैं आपको, क्वालिफाइड लोग हायर करने हैं, ये नहीं कि अंधी-धुंध रेफरेंसेस से लोग आ रहे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो? इधर चले गए भाई, सो तो नहीं गए? अभी तो 8 बजे भाई, खाना वाने का टाइम देर से होगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म करें। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, सिर्फ आवाज़ आ रही है। अब आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रही है? जल्दी से कंफर्म कर दें, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, अब आप भी आ गए, ठीक है भाई, मैं भी आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को कंट्रोल इन्वायरमेंट समझ में आ गया। कंट्रोल इन्वायरमेंट याद रह जाएगा, सिर्फ बच्चा और पेरेंट्स को याद रखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स खुद ही दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट मुश्किल तो नहीं है, आसान है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। दूसरा, अब कंपोनेंट 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है, 5 कंपोनेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज़, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी खुद अपने बिजनेस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करती है और उसकी असेसमेंट कैसे करती है। ठीक है, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि एंटिटी खुद अपने बिजनेस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करती है और उसको एड्रेस कैसे करती है, उसको एवेल्युएट करना। देखिए, पहली चीज़ आइडेंटिफाई करना अपने बिजनेस रिस्क को। ठीक है, एंटिटी किस तरीके से, मैं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ऑडिट रिस्क समझने के लिए, लेकिन एंटिटी का भी काम है ना कि वो अपने बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करे और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करे। तो एंटिटी का क्या प्रोसेस है, वो आइडेंटिफाई कैसे करती है, फिर उसकी असेसमेंट कैसे करती है कि कौन सा ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, किसके ज़्यादा लाइक्लीहुड है, किसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, वो किस तरीके से करती है और उसको एड्रेस कैसे करती है। ठीक है, एड्रेस करने के लिए आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है ना, तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की ऑडिटर को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसका प्रोसेस है क्या, वो किस तरीके से बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से कोई मसला? आगे चलें थर्ड पॉइंट पर, यस और नो? जल्दी से बताओ भाई, यस और नो? समझ में आ रही है? एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आसान सी बात थी, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। समझ में आ गया? जल्दी से, किधर चले गए? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, ठीक है भाई। अकबर कह रहे हैं जी, यस, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, देखिए इसके अंदर है ना, आपने समझना क्या है इसके अंदर। देखिए 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आ रहा है प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करनी है इस बिजनेस के अंदर बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है। नॉर्मली एंटिटीज़ के अंदर, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज़ के अंदर क्या कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं, रेवेन्यू होती है, ठीक है, आपकी परचेजेस, आपकी प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जाहिर है परचेज होगी तो आप सेल करोगे ना। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या आपकी प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरी आपकी अगर एक्सपेंसेस में बात करूं तो एक्सपेंसेस में जो मेजर आपका एक्सपेंस होता है वो सैलरी का होता है। तो पेरोल 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 आपका प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सेल्स हो गई, पेरोल हो गया, परचेज हो गई, अदर एक्सपेंसेस हो गए, तो वो आपकी मेजर प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लें कि भाई इधर प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, उसका पूरा फ्लो समझना है।
कि यार पूरा फ्लो है क्या, किस तरीके से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से वो सिस्टम में जाके रिकॉर्ड होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्लाइंट से कि भाई रेवेन्यू अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। लेट से कस्टमर को क्या आप खुद अप्रोच करने जाते हो या कस्टमर खुद आपकी दुकान पे आता है। देखें दो तरीके होते हैं, या तो कस्टमर खुद आएगा या कस्टमर को खुद आप अप्रोच करते हो। नॉर्मली देखें अगर तो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है तो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के अंदर आप बोलोगे कि भाई मैं पहले मार्केटिंग चलाता हूँ, मार्केटिंग से वो मुझे अप्रोच, जब मार्केटिंग फेसबुक पे रन होती है तो वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करता है कि भाई सर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ यस अवेलेबल है। तो फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उससे ऑर्डर ले लेता हूँ। ऑर्डर लेने के बाद मैं पहले चेक करता हूँ क्या ये मेरे पास क्वान्टिटी में अवेलेबल है ये स्टॉक। चेक करने के बाद उसको यस करता हूँ। यस करने के बाद मैं सेल्स ऑर्डर इशू कर देता हूँ। सेल्स ऑर्डर इशू कर देता हूँ, वो मुझे परचेज ऑर्डर दे देता है। ठीक है, ये जब हो जाता है फिर इसके बाद ऑर्डर कंफर्म्ड हो गया। ऑर्डर कंफर्म के बाद मैं उसको भिजवा देता हूँ पैकिंग डिपार्टमेंट में, वो ऑर्डर वगैरह सारा कंफर्म करते हैं। देन कुरियर के पास जाता है, कुरियर वाला उसको डिलीवर करता है। फिर एक गुड्स डिलीवरी नोट बनता है जो कि वहाँ जाके जब वो डिलीवर करता है तो वही जीडीएन बनाता है। जीडीएन उसके बाद चली जाती है। फिर इसके बाद इनवॉइस रेज हो जाती है। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस है। इनवॉइस आती है, इनवॉइस के बाद मैं उसको रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ सिस्टम के अंदर। तो एक प्रोसेस है। तो आप पूरे इनिशियल स्टेप से लेकर कि भाई कैसे स्टार्टिंग हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक से मार्केटिंग करी तो मैसेज आया कस्टमर का मैसेज आया तो मैंने ऑर्डर लिया। तो इसी तरीके से पूरा आप उसका क्या समझेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कहाँ से इफ्तिता कहाँ से हो रही है। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती है, किधर कम्युनिकेशन होती है कस्टमर के साथ। तो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिकॉर्डिंग तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसका एक फ़्लो बनाएंगे, उसका एक फ़्लो चार्ट आप डेवलप करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। कैप्चर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है, कैप्चर ऑफ ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गया कि क्या है कैप्चर ऑफ ट्रांजेक्शन। पहले आइडेंटिफाई करिए हमने ट्रांजेक्शन को कि भाई सेल्स है, पेरोल है, तो सेल्स का क्या पूरा फ्लो है। ठीक है, फिर इसके बाद पेरोल का क्या फ्लो है, परचेजेस का क्या फ्लो है, और ये बाकायदा बनता भी है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला, अगर हमारे पास एंड में टाइम बचा तो मैं आपको कुछ वर्किंग पेपर्स भी दिखा दूंगा कि भाई किस तरीके से हमारे जो एक्चुअल में वर्किंग पेपर्स बनते हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अगर टाइम बचा तो, उसकी मैं कोई कंफर्म नहीं कहता। ठीक है, अच्छा जी, प्रोसेसिंग मेथड्स। प्रोसेसिंग मेथड्स मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूँ तो वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। कम्प्लीटली सारा जो फ्लो है वो ऑनलाइन बेस चल रहा है। कस्टमर खुद आता है, सब्सक्रिप्शन परचेज करता है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली ऑटोमेटेड बेसिस पर हैं। कुछ चीज़ें होंगी मैनुअली भी कंपनीज के अंदर चलती है, जैसे इन्वॉइस बनाना, इन्वॉइस को रेस करना, जीडीएन बनाना मैनुअल है ना, उसमें कोई ऑटोमेशन तो नहीं है, खुद ही बना रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो ऑटोमेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेशन भी हो सकती है। बीच में जो पूरा फ्लो है उसके अंदर कुछ पार्ट मैनुअल भी हो सकता है, कुछ पार्ट ऑटोमेटेड भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट तक समझ में आ गई कहानी, यहाँ तक सबको क्लियर है। थर्ड पॉइंट तक कहानी समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं सिस्टम में तो आप क्या करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ सपोर्टिंग अटैच करते हैं कि भाई मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास जीडीएन है, मेरे पास सेल्स ऑर्डर है। तो वो सारी सपोर्टिंग्स आप अटैच करते हैं। एफएस के अंदर नंबर आ रहा है तो नंबर भी किसी ना किसी चीज़ों से सपोर्ट करा होता है। सेल्स रजिस्टर होता है, एक सेल्स रजिस्टर मेंटेन होता है। सेल्स रजिस्टर की हर ट्रांजेक्शन की एक सेपरेट इन्वॉइसेज होती हैं, जीडीएन होती है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट्स भी वंस अगेन आपके सिस्टमेटिक भी हो सकते हैं और मैनुअली भी हो सकते हैं, ऑन पेपर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद एफएस प्रिपरेशन। एफएस किस तरीके से आप लोग बनाते हो, जब सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है तो किस तरीके से उसको कंपाइल करते हो एफएस फॉर्म में, किस तरीके से उसको लाते हो, उसका प्रोसेस क्या है, कौन बंदा बनाता है। तो वो सारी चीज़ों को आप समझते हैं। ठीक है, हर नंबर जो आपने लॉक करा, जो प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन का, उसको किस तरीके से एफएस में कंपाइल करते हो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, यहाँ तक सबको क्लियर है। सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे बताओ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। 3 पार्ट सबको क्लियर हो गए, आगे चलें। अब आ जाते हैं सर चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट आता है कंट्रोल एक्टिविटीज़। देखिए, जब आपने प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझा, आपने सेल्स का पूरा फ्लो उठाया, पूरे फ्लो में स्टार्ट से लेके फेसबुक से लेके उसकी रिकॉर्डिंग तक आपने जब उसको समझा तो उसके अंदर कुछ कंट्रोल्स होंगे।
कुछ कंट्रोल्स होंगे कि भाई लेट से अगर हमारी जीडीएन बनती है या फिर हमारी इनवॉइस बनती है तो इनवॉइस प्री नंबर्ड होती है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ कि भाई जो भी चीज़ें बनती हैं वो एक बंदा उसको अप्रूव करता है, ठीक है। या फिर कोई कस्टमर हमारे पास ऑन क्रेडिट कोई चीज़ लेना आता है तो उसकी पहले हम देखते हैं भाई क्रेडिट लिमिट क्या है, कितनी क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी असाइंड है। न्यू कस्टमर है तो पहले हम उसको एवेल्युएट करते हैं कि उसको कितना क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। तो पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ आपको कंट्रोल्स आइडेंटिफाई होंगे, तो वो जब कंट्रोल्स आपको आइडेंटिफाई होंगे तो वो आप सारे कंट्रोल्स को हाईलाइट करोगे, उन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लोगे कि वो कंट्रोल्स क्या है, क्या वो फिजिकल कंट्रोल्स है, क्या वो परफॉर्मेंस रिव्यू कंट्रोल है, क्या वो ऑथोराइजेशन कंट्रोल है, क्या वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। तो उन कंट्रोल्स की भी आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? लाइन बाय लाइन चल रहा है। पहले इन्वायरमेंट समझा, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट के बाद देखिए हर चीज़ कनेक्टेड है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हर चीज़ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कंट्रोल इन्वायरमेंट अलग है तो रिस्क असेसमेंट अलग है। कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट काम करेगा, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट काम करेगा। फिर इसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लोगे पूरे फ्लो की। जब फ्लो की अंडरस्टैंडिंग ली तो उसमें कुछ कंट्रोल्स आइडेंटिफाई होंगे। जब कंट्रोल्स आइडेंटिफाई हो गए तो क्या आप देखोगे क्या ये लोग मॉनिटरिंग करते हैं कंट्रोल्स की? देखिए मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल्स तो आपने प्लेस कर दिए, कंट्रोल्स लगा दिए मैनेजमेंट ने कि भाई एक बंदा साइन करेगा, एक बंदा उसका रिव्यू करेगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। अब एक बंदे की जिम्मेदारी हो जो कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, जो कि मॉनिटर करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। वो कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग करते हैं कि कंट्रोल्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं, सब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कंट्रोल्स प्लेस करा, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल्स में कोई लूप होल होता है, आपको बाद में जाके आइडेंटिफाई होता है कि वो कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा, इसका कोई लूप होल है। तो अब कंट्रोल्स को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स को फर्दर अमेंड करना पड़ेगा, हाई लेवल कंट्रोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल बाईपास हो रहा है, इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। इसकी मैं आसान सी एग्जांपल देता हूँ। एक में जब मैं सीए कर रहा था तो इंस्टीट्यूट होता था हमारा, तो उसके अंदर क्या होता था कि भाई आपका एक कार्ड होता था, वो कार्ड जाके आप लगाते थे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती थी, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा अटेंडेंस उसमें ज़रूरी था कि भाई अटेंडेंस वगैरह मार्क करना, उस वक्त तो फिजिकल क्लासेस होती थी। तो फिर क्या होने शुरू हुआ, बच्चों ने क्या करा, लूप होल आइडेंटिफाई कर लिया। बच्चों ने बोला कि जब किसी को नहीं आना होता था तो वो क्या करता, अपने दोस्त को अपना कार्ड देता था, वो कार्ड जाके अपना भी लगा देता, अपने दोस्त का भी लगा देता, तो दोनों की अटेंडेंस मार्क हो जाती थी, कोई मसला ही नहीं होता था, सब खुश हो जाते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि भाई अक्सर कंपनीज में क्या होना शुरू हुआ कि भाई लेट से थंब होता है, थंब आपने लगा दिया, थंब आपने लगा के आपका घर करीब में ही होता है, थंब लगा के आप घर चले गए, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई, आपका टाइम इन आ गया, ठीक है। फेस स्कैन तो चलो रिक्वायर्ड, आपने फेस स्कैन करा, आप घर चले गए। अब क्या होगा, बात समझ में आ रही है? तो कंट्रोल्स का क्या हो गया, कंट्रोल को बाईपास कर लिया ना, कंट्रोल फेल हो गया। ये रिस्क होते हैं, ये कंट्रोल के रिस्क हैं। बात समझ में आ रही है? जो हमने कंट्रोल रिस्क पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे ऐसा समझ में बात आ रही है आप लोगों को? ये होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल तो है लेकिन स्टिल क्या है, रिस्क है कि कंट्रोल क्या हो जाए, फेल हो जाए। फेल हो ही रहा है कि भाई किसी ने फेस लगा के घर भाग गया, घर में बैठा हुआ है, वो कंट्रोल फेल हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव था कि भाई बंदा जो फेस लगाए मतलब वो मौजूद हो, लेकिन वो तो फेल हो गया ना, कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो मॉनिटरिंग करना कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंट है। क्या मैनेजमेंट उस कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग कर रही है या नहीं कर रही, यह आपने देखना है, और उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से मॉनिटरिंग करी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप ऑब्टेन करेंगे। सबको यहाँ तक क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। 5 कंपोनेंट जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ। 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज़ और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है भाई, 5 अपने दिमाग में फिट कर लो। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब होती है एक हमने पढ़ा था प्लानिंग के वक्त हमें ऑडिट अप्रोच डिसाइड करनी पड़ती है। प्लानिंग के वक्त हमने बात पढ़ी थी मटीरियलिटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर ही 2 बातें अंडरस्टैंडिंग आई थी कि एंटिटी और इसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इसके कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़ लिए।
ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो मतलब वो आइजा 315 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, प्लानिंग के अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी कि भाई हम क्या करते हैं, अप्रोचेज होती है ऑडिट की, दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है सिस्टम बेस्ड अप्रोच, एक होती है ट्रांजैक्शनल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अच्छा सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या होती है? सिस्टम बेस्ड अप्रोच ये होती है कि भाई आपने क्या करा, अंडरस्टैंडिंग ली, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अच्छा ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया है। हमने सबसे पहले क्या करा, अंडरस्टैंडिंग लिया आइजा 315 के हिसाब से ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स। ये जो आईसीसी लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा फिर इस अंडरस्टैंडिंग को हम कंफर्म करते हैं थ्रू वॉक थ्रू। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग को हम कंफर्म करते हैं वॉक थ्रू टेस्टिंग के थ्रू। क्या मतलब, देखें अंडरस्टैंडिंग कैसे आपको मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि पहले तो आप कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे, कोई मैनुअल बना हुआ होगा प्रोसेस का कि भाई ये प्रोसेस होता है, उससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। या फिर दूसरी चीज़, आप क्लाइंट से इंक्वायरी करेंगे, क्लाइंट आपको वर्बली सारी चीज़ें बता रहा होगा कि भाई ये तरीका होता है, पहले फेसबुक से क्लाइंट अप्रोच करता है, ये होता है, ये होता है। हो सकता है क्लाइंट ने आपको झूठ बोला हो, क्लाइंट आपको ऐसे ही बता रहा हो कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक सैम्पल ट्रांजेक्शन कोई होने वाली होती है उसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन अभी होने वाली है, आप क्लाइंट को बोलोगे अच्छा दिखाओ तो ज़रा कस्टमर कैसे आपको अप्रोच कर रहा है, किधर फेसबुक में आप मार्केटिंग चलाते हो, अच्छा मुझे दिखाओ कि कैसे कस्टमर ने आपको मैसेज करा। तो एक कोई ट्रांजेक्शन उठा के आप उसको क्या करते हो, पूरा वॉक थ्रू करते हो, वन बाय वन हर स्टेप को आप देखते हो। उस अंडरस्टैंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। या तो हिस्टोरिकल भी आप कर सकते हो, कोई फ्यूचर की ट्रांजैक्शन भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, वन बाय वन आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे, वो बोलेगा भाई लेट से हमारी जीडीएन बनती है, हमारी इनवॉइस बनती है, हमारी लेट से सेल्स ऑर्डर बनता है, परचेज ऑर्डर क्लाइंट से आता है, क्लाइंट हमें ये देता है, क्लाइंट हम ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप वन बाय वन देख रहे होगे। वो बोलेगा जीडीएन प्री नंबर्ड होती है, वो बोलेगा जीडीएन साइन करते हैं, इनवॉइस साइन करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग होती है। तो आप पूरे प्रोसेस को देखोगे, वन बाय वन डॉक्यूमेंट भी देखोगे, वन बाय वन पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व भी करोगे। तो यहाँ तक क्लियर है? वॉक थ्रू समझ में आ रहा है? वॉक थ्रू की डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है। टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, द ऑडिटर परफॉर्म वॉक थ्रू टेस्ट फॉर मेजर ट्रांजैक्शन टाइप्स, रेवेन्यू, परचेजेस, पेरोल। दिस इन्वॉल्व ट्रेसिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू ईच प्रोसेसिंग स्टेज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग। सबको समझ में आ गया वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है? जल्दी से कंफर्म करो, यस और नो। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, अंडरस्टैंडिंग आपको मुंह ज़बानी मिलेगी या तो आपको किसी डॉक्यूमेंट कोई मैनुअल बना होगा उसके थ्रू मिलेगी, लेकिन हो सकता है उसमें झूठ लिखा हुआ। तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे कि भाई वाकई में ऐसा होता ही नहीं होता, कोई भी एक सैंपल उठा के आप देख लोगे। अच्छा, उस वॉक थ्रू में आपको कुछ मिलेंगे कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स मिलेंगे, कंट्रोल्स आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर तो कंट्रोल कोई नहीं मिलता, कंट्रोल एग्जिस्ट नो, अगर तो कोई कंट्रोल नहीं मिलता तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे ही नहीं। जाहिर है कंट्रोल नहीं है तो टेस्टिंग क्या करोगे कंट्रोल की, क्या एवेल्युएशन करोगे, क्या कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे? कुछ तो भी नहीं बनता जब कंट्रोल ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करोगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाते हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, ट्रांजैक्शनल बेस्ड अप्रोच। यहाँ तक सबको क्लियर है? कंट्रोल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते और डायरेक्ट एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे जाता हूँ तो उस अप्रोच को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या कहते हैं, जल्दी रिप्लाई करो ना, किधर सो गए सारे के सारे, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अच्छा जी, एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेट्स से कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, यस ठीक है, कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे, उसकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेंगे। पहले भी मैंने बताया डिज़ाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अभी दोबारा मैं इस पर बात करूँगा। ठीक है, तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अगर तो वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन का टेस्ट पास हो जाता है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल फर्दर परफॉर्म करते हैं। अगर तो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन का टेस्ट पास नहीं होता तो हम क्या करते हैं,
फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाते हैं कि भाई ठीक है, अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिज़ाइन ही ठीक नहीं है। डिज़ाइन ठीक ना होना मतलब कंट्रोल आपके रिस्क को एड्रेस ही नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, एक गार्ड है, उसको बैंक के बाहर खड़ा रखा जाता है कि भाई रिस्क ये होता है कोई बंदा पिस्टल या कोई ऐसी चीज़ लेके अंदर ना आ जाए। ये क्या है? ये कंट्रोल है। कंट्रोल का डिज़ाइन ये करा है कि भाई बाहर खड़ा रखा है ताकि कोई बंदा, गार्ड बाहर खड़ा होगा, चेकिंग करेगा, फिर अंदर भेजेगा। लेकिन अगर गार्ड को अंदर खड़ा रख दिया जाए बैंक के अंदर और बोला जाए भाई बैंक के अंदर बैठ के चेकिंग करो, तो क्या ये रिस्क को एड्रेस कर रहा है? जल्दी से बताओ ना, क्या ये रिस्क को एड्रेस कर रहा है? क्या ये डिज़ाइन ठीक है? जल्दी से बताओ, क्या ये डिज़ाइन ठीक है? जल्दी से रिप्लाई करो ना। डिज़ाइन ठीक नहीं है, डिज़ाइन का मसला है। जब डिज़ाइन का मसला है तो मतलब आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या चले जाओगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाओगे। लेट्स से बोला गया कि भाई ठीक है, हमने कंट्रोल लगाया हुआ है, गार्ड बाहर हमारा बैठता है और वो सबकी चेकिंग वगैरह करता है। ये ऑन पेपर लिखा हुआ है, वर्बली भी ये कम्युनिकेट करा गया है। लेकिन आपने जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी, जब आपने उस गार्ड की इम्प्लीमेंटेशन देखी, क्या वो गार्ड बैठता है वाकई में, तो पता चला कि भाई वो गार्ड तो छुट्टियों पे चला गया था। गार्ड तो ये लोग दूसरा कोई ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला ही नहीं है। तो मतलब क्या गार्ड की इम्प्लीमेंटेशन हुई? यस और नो? गार्ड की इम्प्लीमेंटेशन है। डिज़ाइन तो ठीक है, कंट्रोल जो आप बता रहे हो उसकी डिज़ाइन ठीक है, रिस्क को एड्रेस कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो क्या होगा? पास नहीं हुआ डीएनआई टेस्ट, तो आप किधर चले जाओगे? एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाओगे। यस, कंट्रोल कैंसिल्ड, ठीक है ना। कंट्रोल कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, गार्ड ही नहीं है, ठीक है, कंट्रोल ही कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चले जाओगे। वो एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाना वंस अगेन क्या ही है? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, ठीक है, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। या फिर आपने डीएनआई परफॉर्म करा, लेकिन आपको इधर लग रहा है कि यार इधर कंट्रोल रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सा वीक है, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है। मतलब लेट से अगर एक बंदा बैंक रिकन्सिलिएशन को चेक करने वाला जो बंदा है, वो कोई बिठा दिया है 6th क्लास का बच्चा, वो बैंक रिकन्सिलिएशन की रिकॉन को चेक कर रहा है, तो क्या ये कंट्रोल ठीक है? कंट्रोल का डिज़ाइन तो ठीक है, हाँ भाई ठीक है, अब वो ऑथोराइज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसका डिज़ाइन वीक है। डिज़ाइन ओवरऑल ठीक है, चेक करोगे तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा बिठाया है उसको नॉलेज नहीं है, तो आपका डिज़ाइन क्या है? वीक है। बात समझ में आ रही है? जब डिज़ाइन वीक है मतलब इधर कंट्रोल रिस्क क्या है? ज़्यादा है। कंट्रोल फेल होने के चांसेस ज़्यादा है कि वो बंदा जो कंट्रोल जो बैंक रिकन्सिलिएशन को चेक कर रहा है वो गलती को ना पकड़ सके, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी से कंफर्म करो, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सब कुछ? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो भाई तो डीएनआई फेल हो गया तो आप किधर चले जाओगे? एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इस चीज़ को भी हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को भी हम कहेंगे वो ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अगर तो लेट्स से हमारा डीएनआई का रिजल्ट पास हो जाता है, तो अब क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और डीएनआई में फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। एक में डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं, क्या वो कंट्रोल कोई भी एक सैंपल उठाएंगे, कोई भी एक सैंपल उठाएंगे, लेट्स से बैंक रिकन्सिलिएशन, हम देख रहे हैं क्या बैंक रिकन्सिलिएशन बनती है, क्या बैंक रिकन्सिलिएशन को कोई बंदा चेक करता है, फर्दर ऑथोराइज करता है, वो चेक करने वाला बंदा कौन है, क्वालिफाइड है नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन में देख रहे हैं कि डिज़ाइन अप्रोप्रिएट है, क्या वो इम्प्लीमेंट है। कोई भी एक बैंक रिकन्सिलिएशन उठा के देख लिया, हाँ भाई साइन हो रही है प्रॉपर्टी, वो बंदा साइन कर रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंट है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब देखना यह है कि पूरे 12 महीनों के अंदर क्या बैंक रिकन्सिलिएशन बनती है भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बैंक रिकन्सिलिएशन बनती नहीं है 12 महीनों के अंदर, ठीक है, एक दफ़ा वन ऑफ बनी फिर इसके बाद बनी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ
आपने 12 महीनों के अंदर एक क्वार्टर से आपने एक महीना उठा के देख लिया, दूसरे क्वार्टर में से एक महीना उठा के देख लिया, तीसरे क्वार्टर में से एक महीना उठा के देख लिया, चौथे क्वार्टर में से एक महीना उठा के देख लिया, तो आपको पता चल जाए यार पूरे 12 महीनों के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन बनी है और उस पर साइनिंग हुई है और बंदे ने साइनिंग करी और कोई गलतियां नहीं निकली, उसके अंदर कोई गलतियां नहीं निकली। मतलब अगर गलतियां निकल रही हैं बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर, तो मतलब जो साइनिंग वाला बंदा है वो सही से चेक नहीं कर रहा और वो अंधी-धुंध साइन कर रहा है, मतलब वंस अगेन कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, कंट्रोल सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कंट्रोल में अभी भी मसला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कंट्रोल इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, ऑल्दो के डिज़ाइन ठीक है, इम्प्लीमेंट भी है, लेकिन जो बंदा जो चेक कर रहा है वो सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में पूरे साल को हम देखते हैं, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ एक दफ़ा देखना होता है क्या ये इसका डिज़ाइन ठीक है, कंट्रोल का नहीं है, क्या इम्प्लीमेंट है, नहीं है, ये देख लिया। अब देखना है कि पूरा जो टीओसी का मकसद ये होता है पूरे साल में क्या ये कंट्रोल इफेक्टिवली काम करा या नहीं करा। सबको क्लियर है? या तो कंट्रोल से पता चलेगा कि यार आपके कंट्रोल पूरे साल इफेक्टिवली काम नहीं करे, अगर तो काम नहीं करे तो आप किधर चले जाओगे, दोबारा एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, और अगर तो काम सही करे तो आप लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच और सिस्टम बेस्ड अप्रोच का डिसीजन कहाँ तक होगा, इसका डिसीजन DNI तक होगा, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन तक होगा। अगर TOC परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट इफेक्टिव नहीं होते और आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाते हो तो उसको भी आप कहोगे सिस्टम बेस्ड अप्रोच, क्योंकि आपने सिस्टम की तरफ आप गए, उसकी टेस्टिंग की तरफ गए। ठीक है, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच ये होती है कि भाई आपने इनिशियली आपने देख लिया कि भाई कंट्रोल इस काबिल नहीं है कि उसको फर्दर टेस्ट करा जाए और डायरेक्ट आप सब्सटेंटिव की तरफ मूव हो गए, तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। अगर आप सिस्टम की टेस्टिंग की तरफ जाते हो, कंट्रोल की टेस्टिंग की तरफ जाते हो, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ना, सिस्टम बेस्ड अप्रोच। ठीक है, सिस्टम बेस्ड अप्रोच, कौन सी अप्रोच, इधर लिखी हुई है ना, सिस्टम बेस्ड अप्रोच और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। अगर तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं तो परफॉर्म क्या करोगे, TOC करोगे, अगर तो कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्या होगी कि कंट्रोल्स ही वीक है, इनिशियली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंट्रोल्स वीक हैं और आपने एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चले गए। ठीक है, क्लियर है? नेम ऑफ सिस्टम बेस्ड अप्रोच इक्वल टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अप्रोच मतलब एक मेरा ऑडिट का स्टाइल ये कि पहले मैं कंट्रोल्स की टेस्टिंग करूंगा, देन मैं इसके बाद जाऊंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ। ठीक है, और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच ये होती है डायरेक्टली मैं किधर जाता हूँ, बोलता हूँ कंट्रोल्स की मुझे टेस्टिंग नहीं करनी, मैं डायरेक्टली सब्सटेंटिव की तरफ जाऊंगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से मुझे कंफर्म करो, सबको क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा ये तो हमने समझ लिया कि भाई डिज़ाइन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ये हमने समझ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पर्पस क्या है डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने का, कि हम कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें कितना ज़्यादा कंट्रोल रिस्क है। अगर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रिस्क है, अगर तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप डायरेक्ट किधर चले जाओगे, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच में चले जाओगे। अगर कंट्रोल रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है और आप समझते हो कि भाई मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करनी चाहिए, तो आप सिस्टम बेस्ड अप्रोच की तरफ चले जाओगे। ठीक है, ये बातें लिखी हुई हैं इधर, क्लियर है सबको? दिख रहा है सबको? जल्दी से बताओ भाई, सबको दिख रही हैं चीज़ें, यस और नो? ठीक है, तो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन तो हमने समझ लिया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे आइज़ा के अंदर, अगर मैं इस आइज़ा को समराइज़ करूं, इस जो अभी हमने बात करी है पूरे कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल की और सारी चीज़ों की, तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि भाई कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना है, कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन चेक करना है। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मुझे कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई हो, ताकि मैं ये फर्दर डिटरमिन कर सकूँ कि मुझे सिस्टम बेस्ड अप्रोच करनी है या ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच की तरफ जाना है, मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने हैं या नहीं करने। अब सवाल ये आता है कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन क्या मैं सारे कंट्रोल्स का टेस्ट करूँगा? तो इस पर आइज़ा कहता है अगर तो सिग्निफिकेंट रिस्क कहीं है, जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू पर मैंने क्या बताया था कि फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उधर हमेशा करेंस पर सिग्निफिकेंट रिस्क लिया जाता है, तो वहाँ आपने
DNI लाजमी करना है। जहाँ आपको सिग्निफिकेंट रिस्क मिल रहा है तो वहाँ का आपने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स के लाजमी चेक करने, लाजमी, ठीक है। इसके अलावा जर्नल एंट्रीज जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसके ऊपर भी आपने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन लाजमी चेक करनी है कि यार कोई बैकडेटेड एंट्री तो अलाउ नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यार सैटरडे संडे जो वीक डेज होते हैं और इसके अलावा जो वीकेंड्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, उसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब इधर कंट्रोल्स के मसले हैं, तो क्या इधर प्रॉपर कंट्रोल्स हैं इसको एड्रेस करने के लिए? क्या एंट्री डिलीट हो जाती है, कोई भी बंदा डिलीट कर देता है? तो उस पर जो कंट्रोल्स हैं, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर देंगे तो वो कंट्रोल्स को भी आप DNI करोगे, क्या उसका डिज़ाइन ठीक है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सी के अंदर कि भाई अगर तो ऑडिटर ने प्लान कर लिया कि भाई मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर एरिया में, लेट से मुझे इस एक्सपेंसेस पे करना है या फिर मुझे पे रोल पर करना है, अगर तो उसने डिसाइड कर लिया मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले लाजमी क्या आपके लिए लाजमी क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने से पहले उस कंट्रोल की डिज़ाइन देखो, फिर इम्प्लीमेंटेशन देखो, फिर TOC परफॉर्म करो, ठीक है। डायरेक्ट TOC परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है सबको क्लियर है? जल्दी से समझ में आ रही है बात है, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल्स ओवर एरियाज वेयर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कांट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दी थी कि उसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। कोई भी मैनुअल डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बन रही। अगर उसका सिस्टम सही है, सिस्टम के कंट्रोल्स ठीक हैं, सिस्टम की फंक्शनैलिटी ठीक है, तो फिर कोई चांसेस हो ही नहीं सकता कि मिस स्टेटमेंट हो, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, ठीक है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो हो नहीं रही। तो अगर वहाँ कंट्रोल सही होंगे, कंट्रोल की टेस्टिंग सही होगी, तो मतलब वहाँ जितनी भी फिर रिकॉर्डिंग होगी, सारे जो नंबर्स FS में जा रहे होंगे वो सही एक्यूरेट जा रहे होंगे। तो मतलब हमें पहले क्या टेस्ट करना पड़ेगा? उसके लिए सिस्टम को टेस्ट करना पड़ेगा, सिस्टम के कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ सिर्फ डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा जब तक कि मैं उसकी कंट्रोल्स की टेस्टिंग ना कर लूँ। क्लियर बात समझ में आ रही है सबको? तो उसका मुझे डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन देखूंगा तो जाहिर है फिर TOC भी परफॉर्म करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कोई और एरियाज़ लगते हैं जिधर सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है लेकिन हाई रिस्क है, अगर ऑडिटर समझता है कि उस एरिया के पे मुझे TOC परफॉर्म करना है या फिर मुझे डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल्स की देखनी है, तो वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन देख सकता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, कंट्रोल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपने देखना है क्या कंट्रोल्स किसी IT इन्वायरमेंट में ऑपरेट तो नहीं करे। क्या मतलब? लेट्स से SAP है, ठीक है। SAP के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि भाई कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर क्या होता है, लेट्स से एक बंदा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, पोस्ट करता है, ठीक है। दूसरा बंदा जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, उसको चेक करता है कि जो बंदा बुक कीपर है क्या उसने ट्रांजैक्शन की एंट्री सही रिकॉर्ड करी है या नहीं करी। वो चेक करने के बाद उसको अप्रूव करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये जो कंट्रोल, अच्छा ये जो अप्रूव करने का जो कंट्रोल है वो किधर है? वो विद इन अकाउंटिंग सिस्टम में, विद इन अकाउंटिंग सिस्टम में उसके पास नोटिफिकेशन आती है, देन उसके पास वो क्या करता है, अप्रूव करता है, देन वो फिर रिकॉर्ड में जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो कंट्रोल किस में काम कर रहा है? डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ तो है, लेकिन इधर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल किसके अंदर है, कंट्रोल किसके अंदर है? IT सिस्टम के अंदर है। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल किसके अंदर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल किसके अंदर है? बताओ ना भाई। कंट्रोल जो है अप्रूव करने का कंट्रोल जो है, क्या ये मैनुअली है या फिर सिस्टम के अंदर है? किसी ऑन कागज़ है या फिर सिस्टम के अंदर? सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आ रही है और वहाँ से आप IT सिस्टम के अंदर जाओगे, जो आपका सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वहाँ आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप वहाँ जाओगे, वहाँ अप्रूवल का टिक करोगे, देन वो रिकॉर्डिंग पे जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल तो आपका है, लेकिन कंट्रोल की डिपेंडेंसी किस पर है? सिस्टम के ऊपर है। अगर लेट्स से आपका जो आपका ID पासवर्ड है, आपका जो मैनेजर है उसका जो ID पासवर्ड है वो आपके किसी जूनियर के पास भी ID पासवर्ड पड़ा हुआ है।
अब मुझे बताओ क्या ये कंट्रोल सही है या नहीं है। जो मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड है मैनेजर का, वो उसका आईडी पासवर्ड हर किसी के पास पड़ा हुआ है, कोई भी बंदा मेरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है। क्या ये ठीक है नहीं है? यस और नो, जल्दी से बताओ। लूप होल इन कंट्रोल बहुत अच्छे, या फिर मेरा पासवर्ड बहुत वीक है। ठीक है, कोई भी मेरा लैपटॉप एक्सेस कर सकता है, कोई मेरा आईडी पासवर्ड लॉगिन करके वो अप्रूव कर सकता है, सबको पता है। ठीक है, तो वंस अगेन अब क्या मसला आ गया, ये आईटी की कंट्रोल्स का मसला आ गया। अब आईटी के कंट्रोल्स होना लाजमी है। मतलब अप्रूवल का डिज़ाइन तो ठीक था, लेकिन अप्रूवल का डिज़ाइन डिपेंड था आईटी सिस्टम पर। तो आईटी के सिस्टम के कंट्रोल्स भी होंगे तो फिर आपका वो जो अप्रूवल वाला कंट्रोल था वो इफ़ेक्टिव होगा, उसका डिज़ाइन फिर ठीक होगा। तो मतलब साथ ही साथ अगर तो आईटी सिस्टम पर आपका कंट्रोल डिपेंडेंट है, तो साथ ही साथ आपको आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स भी देखने होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आईटी का कंट्रोल इन्वायरमेंट वीक है, अगर आईटी का लैपटॉप में कोई कंट्रोल्स नहीं है, आईटी का जो आपका सिस्टम है वो हैक होने का उसमें खतरा है, कोई एंटीवायरस नहीं है, कोई उसकी पॉलिसीज़ नहीं है, कोई भी बंदा आएगा हो सकता है यूएसबी लगा के सारा आपके सिस्टम को हैक कर ले और आपके अकाउंट से लॉगिन करके वो अप्रूव कर दे। तो मतलब आईटी का कंट्रोल वीक है, आईटी का एनवायरनमेंट कंट्रोल वीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब आईटी के कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना भी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आईटी एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग लोगे, आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे। बात समझ में आ रही है? फिर उसके अंदर आईटी के क्या क्या रिस्क हैं और उसके क्या क्या कंट्रोल्स हैं, जनरल कंट्रोल्स, फिर आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। सबको समझ में आ रहा है? फिर फर्दर उसको भी एवेल्युएट करना पड़ेगा, उसका भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन चेक करनी पड़ेगी। सबको समझ में आई बात कि आईटी का टॉपिक आया कहाँ से ऑडिट के अंदर? समझ में आ रही है बात? ये जो आईटी कंट्रोल्स का टॉपिक आया वो कहाँ से आ रहा है? सबको समझ में आ रही है? यस और नो जवाब दो ना भाई। समझ में आ रही है बात? तो यार आईटी का कॉन्सेप्ट, आईटी कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड हो रहा है कि भाई पहले कोई एक कंट्रोल था कि भाई अप्रूवल देनी है, अप्रूवल ऑन सिस्टम है, अप्रूवल ऑन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कंट्रोल ओवरऑल अगर वीक हैं, अगर पूरे आईटी सिस्टम के कंट्रोल्स वीक हैं, आपके जो जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं वो वीक हैं, कोई भी आपका लैपटॉप एक्सेस कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई यूएसबी लगा के आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, कोई हैकिंग से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई पॉलिसीज़ नहीं है, अगर आपका सिस्टम इजीली हैक हो सकता है तो मतलब आपका कंट्रोल जो अप्रूवल वाला जो कंट्रोल है वो भी कोई उसका मिसयूज़ कर सकता है, कोई और बंदा अनऑथोराइज बंदा उसको कंट्रोल को यूज़ कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसी तरीके से फिर आपके पास आता है जनरल आईटी कंट्रोल्स के भाई क्या नॉर्मली जनरल आईटी कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर तो कंट्रोल्स कोई डिपेंडेंट हैं आईटी पर तो क्या जनरल आईटी कंट्रोल्स होने चाहिए। अहमद का क्वेश्चन आया सर सीए आईटी के ऑडिट के लिए सीए वाला बंदा कैसे डीप जा सकेगा, ऑडिटर आईटी प्रोफेशनल तो नहीं। देखिए जब आईटी के कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी होती है तो हमारे साथ एक आईटी की टीम जाती है। ठीक है, जब आईटी कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने सीए करा है तो आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी कि आप सिस्टम की टेस्टिंग करें। तो आपके पास वो लोग होंगे जिन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस करा होगा, जिन्होंने सर्टिफिकेशन करी होंगी आईटी ऑडिट के अंदर, तो वो लोग आपके साथ होंगे। वो अलग से कंपनी के अंदर फर्म के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसी तरीके से एक आईटी ऑडिट डिपार्टमेंट होता है जो कि आपकी टीम का पार्ट बन के वो आपको असिस्ट करेगा आईटी की कंट्रोल्स टेस्टिंग में। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक कि भाई जनरल आईटी कंट्रोल्स तक कहाँ से आए हम लोग, जनरल आईटी कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो भाई जनरल आईटी कंट्रोल्स नॉर्मली क्या होते हैं कि भाई पूरे ओवरऑल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स आ जाते हैं भाई, सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट, कोई अगर नया सिस्टम आ रहा है, कोई नया सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, कोई नया सॉफ्टवेयर आप उसको इंस्टॉल करने जा रहे हो या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, तो पहले भाई उस सॉफ्टवेयर की आप टेस्टिंग करो प्रॉपरली।
अप्रूवल लो, फिर इसके बाद उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, उसको इंस्टॉल करो, उसको यूज़ करो। पहले उसकी प्रॉपर्ली टेस्टिंग करो, क्या वो सिस्टम, क्या वो सॉफ्टवेयर सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि यार आपने एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करा और वो अकाउंटिंग सिस्टम में 10 की एंट्री रिकॉर्ड कर दो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करता है 15 रुपये की। सिस्टम में मसला है, कुछ होता है ना अक्सर। भाई 10 की एंट्री रिकॉर्ड करी, गलती से वो 15 की रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसमें पीछे फंक्शनैलिटी में कुछ एरर्स हैं। ठीक है, तो मतलब वो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। तो पहले आप क्या करो, उसकी टेस्टिंग करो, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाओ, टेस्टिंग में सारे फेजेस क्लियर हो, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, देन उसके बाद उसको आप यूज़ करना स्टार्ट करो। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट, देखिए अक्सर फर्म में आप जाएंगे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को, कोई न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने लगाया हुआ होता है कि भाई कोई भी दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे वो आपको अलाउ नहीं करेगा। या फिर लेट से आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप उसको अपडेट भी करना चाहोगे, अपग्रेड करना चाहोगे, तो वो आपको अपग्रेडेशन करने का भी मना कर देगा अनलेस एंड अनटिल आईटी खुद आए, उसको ले और आपकी अपग्रेडेशन करे। ठीक है, और अपग्रेडेशन वो कब करेगा, पहले उसकी टेस्टिंग करे कि अपग्रेडेशन के अंदर कोई बग्स तो नहीं है, सारी चीज़ें वो टेस्ट करे, देन इसके बाद वो आपको अपग्रेड करके खुद ही देगा। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि अगर आप अपग्रेड करते हो अक्सर ऐसा होता है कोई बग्स होते हैं, बग्स की वजह से वो आपका सिस्टम डैमेज हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ एक्सेस कंट्रोल्स, कि भाई डेटा का एक्सेस, जितना भी डेटा है, जितनी भी चीज़ें वो आपकी प्रोटेक्टेड हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ पासवर्ड्स लगे हुए हो। जैसे आप विंडोज़ को ओपन कर दें तो अक्सर कंपनी के अंदर पॉलिसी होती है कि भाई आपने पासवर्ड लाजमी लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंडोज़ में पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ, तो लाजमी पासवर्ड होना चाहिए और वो पासवर्ड मुश्किल होना चाहिए, प्रीवियसली यूज़ ना हो, डिफरेंट पासवर्ड हो और हर 15-10 दिन बाद आपने चेंज करना होता है। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ होती है। ठीक है, तो ये जनरल आईटी कंट्रोल है। ठीक है, इसी तरीके से डेटा इंटेग्रिटी, कि भाई कोई बंदा अनऑथोराइज डेटा यूजेज ना कर ले, जितना भी डेटा जो पड़ा हुआ है वो आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ हो, जितनी भी जो एक्टिविटी हो रही है, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ों में चेंज कर रहे हो, जो भी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, जितनी भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसका एक सिस्टम लॉग मेंटेन होना चाहिए कि भाई आपने इस टाइम पे ये चीज़ें करी, ये एक्टिविटी करी, ये एक्टिविटी करी, ताकि सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड में हो, कोई भी आप डेटा का मिसयूज़ ना कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप डेटा को आपने क्या करा, यूएसबी लगा, आपने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर उसको मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो सारे आपके लॉग्स मेंटेन होंगे तो पता चल जाएगा कि भाई आपने यूएसबी में डेटा ट्रांसफ़र करा है। ठीक है, तो लॉग्स मेंटेन होने चाहिए। क्लियर है सबको। कंटिन्यूटी के भाई एक बैकअप आपके पास पड़ा हुआ, जैसे व्हाट्सएप पे हमारे पास बैकअप होता रहता है, जीमेल पे जाता रहता है, इसी तरीके से आपका सारा डेटा कहीं ना कहीं बैकअप पड़ा हुआ हो, ताकि अगर कोई डेटा आपका डैमेज हो जाए, कोई हैक कर ले, तो आपके पास एटलीस्ट कंटिन्यूटी प्लान हो। या फिर कोई ऐसा हो जाता है कि भाई आग लग गई, ठीक है, तूफान आ गया, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपके पास सिस्टम्स ऑलरेडी हो जिधर आप अपने चीज़ें कंटिन्यू कर सकें। सबको क्लियर है? सबको जनरल आईटी कंट्रोल्स क्लियर हैं? जल्दी से रिप्लाई करो, यस और नो, यस और नो। जी भाई क्लियर है। अच्छा जी, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? जो विद इन एप्लीकेशंस कंट्रोल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक यूज़ करते हो, तो फेसबुक के अंदर सबसे पहले तो अगर आप गलत ईमेल डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो वो आपको बोल देता है यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो क्या चेक करता है? एग्जिस्टेंस चेक कर रहा होता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है जब आप साइन अप करते हो, आप अपनी ईमेल वो डाल देते हो जो ऑलरेडी जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ होता है, तो उस पर भी आपको क्या कह देता है कि भाई अकाउंट आपका ऑलरेडी इस पर बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? एग्जिस्टेंस चेक कर रहा होता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। समझ में आया? एग्जिस्टेंस चेक समझ में आ रहा है? यस और नो साथ साथ बताते रहो भाई मुझे। एग्जिस्टेंस चेक समझ में आ रहा है? ठीक है, साथ सिद्दीकी कह रहा है रिस्क बेस्ड अप्रोच। बिल्कुल, हमारा पूरा ऑडिट ही रिस्क बेस्ड अप्रोच पर है कि रिस्क की बेसिस पे जिधर रिस्क ज़्यादा होगा उधर हम काम करेंगे। ठीक है, रेंज चेक। रेंज चेक क्या होता है कि भाई आपको बोला गया कि भाई विद इन 1 से लेके 100 तक आपने डेटा डालना है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अक्सर प्रोडक्ट की रेंज होती है कि भाई 1 से लेके 100 तक आपके पैरामीटर्स होते हैं, उसी के अंदर आपने डेटा इनपुट करना होता है विद इन दैट रेंज। अगर उस रेंज के बाहर आप कुछ
नंबर डालोगे तो वो आपको मना कर देगा, 101 डालोगे तो आपको मना कर देगा, 102 डालोगे तो मना कर देगा। तो विद इन रेंज आपने डालना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भाई 7 डिजिट की एक रेंज डिफाइंड होती है कि भाई 0 से लेके ये 7 डिजिट तक की एक रेंज आपको दे दी जाती है, ठीक है। या फिर जैसे मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो मोबाइल नंबर में टोटल आपके कितने नंबर्स होते हैं? जल्दी से बताओ भाई, टोटल नंबर जैसे CNIC के अंदर 14 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा मोबाइल नंबर के अंदर 11 डिजिट्स हैं, तो 11 डिजिट्स की आपको एक रेंज दे दी जाती है। अगर आप उससे ज़्यादा कोई नंबर डालोगे तो आपको मना कर देगा, वो रेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। अच्छा जी, सीक्वेंस चेक। सीक्वेंस चेक के अंदर क्या होता है कि भाई अगर लेट से आप इनवॉइस बना रहे हो, इनवॉइस 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, अब आप 3 के बाद 5 बनाओगे या 6 बनाओगे तो वो आपको मना कर देगा। वो सीक्वेंसिंग चेक करता है कि लास्ट आपकी 3rd बनी है तो अब आपकी 4 ही एक्सेप्ट होगी, तो वो चेक कर रहा होता है सीक्वेंसिंग चेक, ठीक है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सीक्वेंस चेक सबको क्लियर है? कंप्लीटनेस चेक। कंप्लीटनेस चेक, अक्सर आपने देखा होगा कि आप साइन अप करते हैं, ईमेल एड्रेस आपने नहीं डाला तो वो आपको फ़ौरन बोल देता है कि भाई आपने ये ईमेल एड्रेस आपने एंटर नहीं करा, इसको ये वाली जगह को आप ब्लैंक को फिल करें। तो ये क्या है? कंप्लीटनेस चेक। समझ में आ रहा है? डुप्लीकेट चेक। डुप्लीकेट चेक अक्सर ऐसा होता है कि भाई आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अंदर आपने एक ही एम्प्लॉयज़ का नाम 2 दफ़ा डाल दिए या फिर एक एम्प्लॉय की आईडी 2 दफ़ा आपने डाल दी, तो वो आपको फ़ौरन रोक देगा, बोलेगा भाई इधर डुप्लीकेट एंट्री आ रही है, ठीक है। तो वो फ़ौरन आपको बता देगा भाई ये डुप्लीकेट एंट्री है, ठीक है। ये होता है डुप्लीकेट चेक। बैच टोटल क्या होता है? लेट से आप सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं, सैलरी 10 लोगों की सैलरी है, 10 लोगों की सैलरी लेट से 1000 रुपये। आप क्या करोगे? आपको पता है कि भाई 1000 रुपये की सैलरी प्रोसेस होनी है, तो आप पहले से 1000 का एक पैरामीटर पास करोगे, 1000 रुपये, ठीक है। अब सिस्टम में 1 बाय 1 करके आपने हर बंदे की सैलरी एंटर करी, किसी की 200, किसी की 300, किसी की 100, किसी की 50, तो टोटल 10 लोगों की एम्प्लॉय सिस्टम ऑटोमेटिक उसका टोटल करेगा। टोटल करने के बाद लेट से अगर आपने गलती से किसी की अमाउंट 100 की जगह 150 डाल दी, तो आपका टोटल क्या बनेगा? 1050 बनेगा। 1050 बनेगा, वो उसको कंपेयर करेगा जो आपने पैरामीटर शुरू में दिया था 1000 रुपये का, तो उसको कंपेयर करेगा 1050, 1000 रुपये मैच नहीं करेगा तो आपको एरर दे देगा, बोलेगा प्रोसेस नहीं कर सकता, आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। तो आप ट्रांजेक्शन को देखोगे, जो गलती हुई होगी उसको आप सेट करोगे, तो वो बैच टोटल जब मैच कर जाएगा, दोनों 1000 हो जाएगा, तो वो फिर आपकी प्रोसेस करेगा। सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, बैच टोटल समझ में आ गया? चेक डिजिट आ जाता है। चेक डिजिट क्या होता है? चेक डिजिट के अंदर लेट से आपने 5 डिजिट आपने असाइन करे एक प्रोडक्ट को, 6ठा डिजिट वो 5 डिजिट की बेसिस पे 5 डिजिट जो आपने दिए लेट से 1 2 3 4 5, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 की कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म करेगा, जो कि प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होती है, उसको मल्टीप्लाई करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, एक प्री डिफाइंड कैलकुलेशन होगी कि भाई प्लस माइनस ये चीज़ें करूँगा, और उसकी बेस पे जो भी नंबर आएगा वो मेरा 6th डिजिट बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है? उन 5 नंबर्स की बेसिस पे एक 6ठा डिजिट आपका बनेगा और वो 6ठा डिजिट वो उसको असाइन कर देगा, तो 6 डिजिट का आपकी प्रोडक्ट आईडी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स से आपने कोई नई क्वांटिटी उसी प्रोडक्ट आईडी की परचेज़ करी और आपको डेटा एंट्री करनी है कि भाई मैंने फर्दर 100 क्वांटिटी परचेज़ करी इस प्रोडक्ट आईडी की। गलती से आपने प्रोडक्ट आईडी के अंदर 2nd डिजिट जो था वो 2 की जगह आपने 5 डाल दिए या 3 डाल दिए या आपने 7 डाल दिया, डिफरेंट आपने 2nd डिजिट को चेंज कर दिया आपने, ठीक है। अब आपका क्या हो गया? पहले आपके जो 5 डिजिट शुरू किए थे 1 2 3 4 5 थे, ठीक है। अब क्या हो गया? 1 7 3 4 5। अब 1 7 3 4 5 के बाद वो क्या करेगा? अगेन वही अपनी कैलकुलेशन लगाएगा, प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई सारी चीज़ें करनी है वो करके फिर वो नंबर निकालेगा 6ठे डिजिट का। अब जाहिर है जब आपने 2nd डिजिट चेंज कर दिया तो उसकी बेसिस पे आपका जो 6ठा नंबर था वो भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस अब जब हुआ होगा तो वो जो 6ठा नंबर था वो डिफरेंट आएगा। जब वो 6ठा नंबर डिफरेंट आएगा तो वो फ़ौरन आपको रोक देगा, बोलेगा कि भाई आपने कोई कैलकुलेशन
गलत करी है इधर। सबको समझ में आ रही है बात? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, सबको समझ में आ रही है बात? क्लियर है? जब वो छठा डिजिट आपका गलत आ जाएगा तो अल्टीमेटली वो आपको मना कर देगा, बोलेगा भाई आपने जो प्रोडक्ट आईडी डाली है वो सही प्रोडक्ट आईडी नहीं डाली। सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको आवाज़ आ रही है? यस और नो, यस और नो। ऊपर से तो नहीं चला गया चेक डिजिट? चेक डिजिट ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आया है? जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, चेक डिजिट समझ में आया आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं चला गया चेक डिजिट? दोबारा बता दूं, देखो भाई आपने आप क्या करते हो, लेट से आपने एक प्रोडक्ट आईडी क्रिएट करी। प्रोडक्ट आईडी आप जब क्रिएट करोगे तो प्रोडक्ट आईडी के टोटल डिजिट्स हैं 6 डिजिट्स, ठीक है? प्रोडक्ट आईडी के टोटल डिजिट्स 6 डिजिट्स हैं, लेकिन 5 डिजिट्स आप बताओगे, छठा डिजिट वो 5 डिजिट के ऊपर बेस करेगा, ठीक है? वो 5 डिजिट की ऊपर छठा डिजिट खुद वो निकलेगा, ठीक है? समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5 डिजिट आप दोगे, छठा डिजिट वो खुद कैलकुलेट करके छठा डिजिट असाइन करेगा उन 5 नंबर की बेसिस पे। 1 2 3 4 5 अगर आपने दिया तो उसमें कुछ वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेगा और उसकी बेसिस पे जो नंबर आएगा उसको छठा डिजिट असाइन कर देगा, ठीक है? अगर लेट से दूसरी दफ़ा आपने जब 6 डिजिट का कोड डाला, 6 डिजिट का जब आपने पूरा कोड डाला तो उसके अंदर सिर्फ आपने मिस्टेक क्या करी, आपने मिस्टेक ये कर दी कि भाई लेट से 1 2 3 4 5 आपने डाला तो छठा डिजिट उसने असाइन कर दिया आपको 8, तो आपका पूरा प्रोडक्ट आईडी क्या हो गई? 1 2 3 4 5 8, यह आपकी प्रोडक्ट आईडी हो गई, ठीक है? अच्छा, आपने गलती से क्या करा, जब आपने सेकंड टाइम जब आपको इन्वेंट्री ऐड करनी थी तो आपने वही प्रोडक्ट आईडी डाली 1 2 3 4 5 8, लेकिन इस बार आपने गलती से 2 की जगह 1 2 की जगह आपने गलती से आपने 6 डाल दिया, ठीक है? तो आपने क्या डाल दिया? 1 6 3 4 5 8, ठीक है? जब वो प्रोडक्ट आईडी आपने डाली 1 6 3 4 5 8 तो वो क्या करेगा, सिस्टम लेगा 1 6 3 4 5 को, वो क्या करेगा, दोबारा उस पर 1 6 3 4 5 पे अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। जब वो 1 6 3 4 5 पे अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा तो उसके पास नंबर अब 8 नहीं आएगा, क्योंकि आपने 2 की जगह 6 डाल दिया, तो अब कैलकुलेशन में नंबर डिफरेंट आएगा, 8 नहीं आएगा। इस बार हो सकता है नंबर 2 आए या फिर 9 आए, वॉट एवर डिफरेंट नंबर आएगा। जब डिफरेंट नंबर आएगा तो वो बोलेगा आपकी प्रोडक्ट आईडी गलत है, ठीक है? वो बोलेगा आपकी प्रोडक्ट आईडी गलत है, आप गलत प्रोडक्ट आईडी डाल रहे हो। बात समझ में आ रही है? जब वो आखिरी के 8 डिजिट 8 नंबर से मैच नहीं करेगा तो वो आपको बोलेगा आपने प्रोडक्ट आईडी गलत डाली है। सबको क्लियर है? समझ में आया? चेक डिजिट, चेक डिजिट समझ में आया सबको? सबको भाई सब रिप्लाई करो ना, सारे बच्चे रिप्लाई करो, सबको समझ में आया चेक डिजिट? जल्दी से बताओ, चेक डिजिट सबको समझ में आया नहीं आया? अकबर कह रहे हैं समझ में आ गया, बाकी बच्चे किधर हैं भाई? साद सिद्दीकी कह रहे हैं 50-50। एसम अहमद आपका क्या हुआ? अच्छा, इसको मैं काम ये करूँगा, चेक डिजिट के ऊपर शायद मेरे पास एक वीडियो अपनी प्रीवियसली बनी हुई हो तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोगों को बेहतर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं बनी हुई तो मैं आपको एक डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास बनी हुई है, इसके ऊपर पूरी वर्किंग बनी हुई है, उसके ऊपर एक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को दे दूँगा, तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। वो जब मैं सारी चीज़ें वो प्रॉपरली आपको बताऊँगा एक्सेल के अंदर तो वो आपको समझ में क्लियर आ जाएगा चेक डिजिट। सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। अच्छा जी, ये हमने कंट्रोल्स का ये वाला एरिया कवर कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सिस्टम लॉग्स। सिस्टम लॉग्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो। लेट से यूज़र एक्टिविटी के अंदर लॉगिन डिटेल, जब आप लॉगिन करोगे तो पता चलेगा कि भाई किसने लॉगिन करा, कौन बंदे ने लॉगिन करा, कब करा, किस लोकेशन से करा, वो सारी चीज़ें। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर भी लॉग मेंटेन होता है, आपको पता चलता है। अगर आप अपने अकाउंट में जाओ और वहाँ जाके सेटिंग्स वगैरह में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस लोगों ने कब कब आपने लॉगिन करा है, किस किस ब्राउज़र से लॉगिन करा है, किस आईपी से आपने लॉगिन करा है, किस सिटी से आपने लॉगिन करा है, वो सारी डिटेल्स आपको बता रहा होता है। तो लॉगिन डिटेल्स
का लॉग मेंटेन करना, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, जब जब आपने लॉगिन करा और वो फेल्ड हो गया, गलत पासवर्ड डाला, तो वो उसका लॉग भी मेंटेन हो रहा हो, ठीक है। और जो भी डेटा का आपने एक्सेस करा, जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी, लेट से फेसबुक पे पोस्ट डाला, कोई कमेंट करा, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हो, कब किसने क्या क्या काम करा है, ठीक है। इसी तरीके से सिस्टम में अगर कोई चेंज करी, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा या फिर कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट करा, वो सारी सिस्टम की चेंजेस भी लॉग्स मेंटेन हो रहे हों, ठीक है। फिजिकल एक्सेस कब कौन बंदा आ रहा है, कब कौन बंदा जा रहा है, उसके भी लॉग्स मेंटेन हो रहे हो, ठीक है। स्पेशलाइज्ड लॉग्स क्या होते हैं, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर, मतलब जो अगर जो एयरप्लेन के अंदर आपके ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर होते हैं, जो सारी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सिस्टम में जो भी मसला आ रहा होता है उसके अंदर, वो सारी चीज़ों को उसके लॉग्स मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, ताकि पता चले अगर कल को एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसका रीज़न आपका पता चले, ठीक है। इसी तरीके से CPU हो गया, ब्रॉडबैंड स्पीड हो गई, इंटरनेट की स्पीड आपकी कब कब क्या क्या चल रही है, CPU की स्पीड क्या चल रही है, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री के लॉग्स मेंटेन हो रहे हो, साइबर के जब जब आपके अटैक्स आ रहे हो उसके आपके लॉग्स मेंटेन हो रहे हो, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, कुछ होते हैं इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन ये होती है कि भाई ह्यूमन एरर भी होता है। लेट से अगर एक बंदा किसी बैंक रिकन्सिलिएशन को चेक करता है तो हो सकता है कि यार चेक करने के बाद भी उससे कोई मिस्टेक रह जाए, ठीक है, वो उसकी नज़र में गलती सामने ना आए और वो साइन कर दे, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। अच्छा, कंट्रोल्स प्लेस करने के लिए कॉस्ट लगती है, जाहिर है कंट्रोल प्लेस करोगे मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करना है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे आपको, हर बंदा अलग अलग काम करेगा। अगर कंट्रोल प्लेस नहीं करोगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होंगी, एक बंदा सारे काम कर रहा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कंट्रोल्स प्लेस करने के लिए आपको कॉस्ट लगती है। कैमरा इंस्टॉल करने, कैमरा कंट्रोल है तो कैमरा इंस्टॉल करने की भी कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट लगती है कंट्रोल्स प्लेस करने के लिए, और कॉस्ट लगेगी तो प्रॉफिट कम हो जाता है, बिजनेस को नुकसान होता है, ठीक है। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स ओवरराइड हमेशा हो सकते हैं, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ही अगर कंट्रोल्स को प्लेस करना मैनेजमेंट का काम है तो मैनेजमेंट ओवरराइड भी कर सकती है। कोलिजन मतलब कि अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ आपने करी हुई है, एक बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक बंदा प्रोसेस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन अगर सारे एम्प्लॉयज़ आपस में मिल जाएँ और मिल बांट के फ्रॉड करने की कोशिश करें तो वो कंट्रोल्स क्या होंगे, बाईपास हो जाएंगे। तो कोलिजन भी क्या है, इसकी वीकनेस है, लिमिटेशन है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? ये सब नो, ठीक है जी। अच्छा जी, कंट्रोल्स प्रॉब्लम फॉर स्मॉल एंटिटीज़, कंट्रोल्स प्रॉब्लम फॉर स्मॉल, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके इतने प्रॉफिट्स नहीं होते, तो ज़ाहिर है अगर कंट्रोल्स प्लेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। वहाँ इतनी ज़्यादा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होती, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कम लोग होते हैं, कम लोगों में आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ ज़्यादा चीज़ें डायरेक्टली ऑनर खुद मैनेज कर रहा होता है, ऑनर खुद डायरेक्टली सारी चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन उससे मसला ये आता है, अच्छी बात है ऑनर अगर देख रहा है, ऑनर खुद मैनेज कर रहा है, लेकिन मसला ये होता है कि ऑनर जब खुद डायरेक्टली चीज़ें मैनेज करता है ना, तो वो कंट्रोल्स की कोई प्लेसमेंट सही से नहीं होती, मतलब अप्रूवल हो रही है, हर चीज़ अप्रूव होती है, ऑनर खुद अप्रूव करता है, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है अप्रूव करता है, लेकिन वो वर्बल करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ठीक है ना, वो बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, तो वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता कंट्रोल का। तो अगर कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, लेट से रिकन्सिलेशन है, रिकन्सिलेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, कोई साइनिंग नहीं हो रही, तो पता ही नहीं चलेगा कंट्रोल एग्जिस्ट करता भी नहीं करता। वो बंदा लेट से ऐसे ही रिकन्सिलेशन देख लेता है, पूछ लेता है, वर्बली डिस्कशन हो जाती है, कोई साइनिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या वाकई में रिव्यू होता भी है नहीं होता, क्या ऑनर खुद देखता भी नहीं देखता रिकन्सिलेशन को। तो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं बन रहा, साइनिंग ही नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कंट्रोल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है कंट्रोल्स की, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, और जाहिर है ओवरराइड भी कंट्रोल हो सकता है, ऑनर खुद इन्वॉल्व होगा तो वो ओवरराइड भी कर देगा। हो सकता है कि भाई ऑनर के पास एक्सपर्टीज़ ना हो एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और जाहिर है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो ओवरसाइड करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, क्या कुछ मसला तो नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इधर जाहिर है जब ऑनर खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है तो इधर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है जो कि ओवरसाइड करे चीज़ों को। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन सबको? जल्दी से बताओ, यस और नो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, सब क्लियर है। अच्छा जी,
अच्छा, जितने भी आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली, आपने कंट्रोल इन्वायरमेंट को समझा, आपने ये इन्फॉर्मेशन सारी ट्रांजेक्शन की फ़्लो समझा, तो नॉर्मली क्या होता है, जितना भी आपने जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, आप उसको क्या करते हो, एक नैरेटिव फॉर्म में एक वर्ड की फाइल बनाते हो और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग को आप डॉक्यूमेंट करते हो पूरे कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट भी है, आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी है, मॉनिटरिंग भी है, कौन बंदा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है जो बंदा कर रहा है, वो सारी चीज़ों को आप नैरेटिव फॉर्म में लिखते हो, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको इधर टाइप करके एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड की फाइल में बना रहे होते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नैरेटिव नोट्स। क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं, क्वेश्चनियर्स ये होते हैं कि भाई एक पहले से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बने हुए होते हैं कि क्या इधर बैंक रिकन्सिलिएशन बनती है, क्या इधर पैसे लॉकर में रखे जाते हैं, क्या इधर इन्वॉइसेस प्री नंबर्ड बनती हैं, क्या इन्वॉइसेस ऑथोराइज्ड होती हैं, पहले से एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने सिर्फ लिखना ही होता है यस नो, यस नो, ठीक है, क्या कंट्रोल ये है या नहीं है, यस नो। दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर जो कि एग्जिस्टेंस को बताता है कि भाई क्या ये कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, इंक्वायरी करके तो हमें पता चलेगा कि कंट्रोल है या नहीं है, और इंक्वायरी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, फिर इसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, उस कंट्रोल को एक दफ़ा वॉक थ्रू करके भी कंफर्म कर रहे होंगे क्या वाकई में कंट्रोल है भी या नहीं है, वॉक थ्रू करके पता चलेगा, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन चेक करके भी पता चलेगा, ठीक है। तो जब इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर होगा तो उसमें हम यस नो में लिखेंगे कि भाई ये कंट्रोल है नहीं है, क्या कैश लॉकर में होता है नहीं होता, क्या इन्वॉइस प्री नंबर बनती है नहीं बनती, तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में यस नो ये बता रहे होंगे। फर्दर एक और कैटेगरी है इंटरनल कंट्रोल एवेल्युएशन क्वेश्चनियर, ICEQ, उसके अंदर हम फर्दर डिटेल्ड उसके अंदर पूछा जाता है कि क्या ये कंट्रोल, लेट से कि भाई क्या लेट से ये इनवॉइस है, ये कोई बंदा ऑथोराइज कर रहा है, ऑथोराइज करने वाला बंदा क्वालिफाइड है, ठीक है। अगर बैंक रिकन्सिलिएशन बन रही है, क्या बैंक रिकन्सिलिएशन बनती है, इट्स ICQ, ठीक है। फिर फर्दर क्वेश्चन ICEQ का क्या आएगा, ICEQ का क्या आएगा कि भाई क्या ये बंदा इनफ क्वालिफाइड है फॉर ऑथोराइजिंग, फॉर अप्रूवल, फॉर रिव्यूइंग द बैंक रिकन्सिलिएशन। बात समझ में आ रही है, ICEQ और ICQ में क्या फ़र्क है। एक इनिशियल कंट्रोल जो है वो ICQ बोलता है कि भाई क्या बैंक रिकन्सिलिएशन बनती है, आप बोलोगे यस। क्या बैंक रिकन्सिलिएशन रिव्यू होती है, क्या रिव्यू करने वाला बंदा इनफ क्वालिफाइड है, बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा ICEQ। क्लियर है सबको, कि उसकी फर्दर एवेल्युएशन के क्वेश्चन यस और नो, समझ में आ रही है बात, सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ ना, सबको क्लियर है। अच्छा जी, सिस्टम के फ्लो चार्ट्स, जितनी भी जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली, खास तौर पे जो आपने रेवेन्यू की पूरी इनिशियल से लेके एंड तक ट्रांजैक्शन समझी, एक तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। फर्दर आप उसकी एक फ्लो चार्ट बनाते हो, फर्दर आप इसको फ्लो चार्ट में भी बताते हो कि भाई लेट से पहले कस्टमर अप्रोच करता है, एक बॉक्स बनाओगे, फिर फर्दर आप बताओगे कि भाई कस्टमर अप्रोच करता है, फेसबुक में कन्वर्सेशन होती है, वो ऑर्डर प्लेस करता है, सेल्स ऑर्डर बनता है, तो वो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बता दो, जैसे मैंने इधर फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, ये ऊपर बनाया था मैंने फ्लो चार्ट, तो इस फॉर्म के अंदर आप एक फ्लो चार्ट बना रहे होते हो और उस फॉर्म के अंदर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हो। तो ये ऑडिटर के तरीके हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के, नैरेटिव फॉर्म में भी कर सकता है, क्वेश्चनियर्स भी हैं, सिस्टम फ्लो चार्ट्स भी हैं, तो उसके कुछ ना कुछ किसी के एडवांटेज भी हैं, किसी के डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे नैरेटिव फॉर्म का ये है कि सिंपल है, लिखना आसान है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। सिस्टम फ्लो चार्ट का मसला ये है कि यार उसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, हर बंदा बना नहीं सकता, सोचना पड़ता है कि भाई यस नो किधर लिखना है, किधर कौन से डब्बे किधर बनाने हैं, किधर से किस चीज़ को किधर लिंक करना है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। नैरेटिव नोट्स के अंदर लिखना आसान होता है। क्लियर है सबको? अच्छा, क्वेश्चनियर्स का मसला ये होता है, क्वेश्चनियर्स जो है उसके अंदर एक प्री डिफाइंड लिस्ट होता है, हो सकता है कि भाई इसके अलावा भी कुछ कंट्रोल्स हो और वो आपकी लिस्ट के अंदर हो ही ना। समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्स क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट लेटर पर। मैनेजमेंट लेटर पर आ जाते हैं कि मैनेजमेंट लेटर के अंदर
मैनेजमेंट लेटर क्या होता है? ये कोई आइज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजमेंट लेटर की, मैनेजमेंट लेटर की आइज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट लेटर आइज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट किसकी है फिर? ये रिक्वायरमेंट कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस की है। ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में जो हमारे पास कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है, जो कि ओनली अप्लाई होता है लिस्टेड एंटिटीज़ पर, ये उसमें लिखी हुई है कि लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए ऑडिटर को मैनेजमेंट लेटर प्रोवाइड करना है। और मैनेजमेंट लेटर के अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं, 4 कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर जो भी आपने ऑडिट के वक्त, ऑडिट के दौरान जो भी आपको कंट्रोल की वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई वो आप बताओगे। उस कंट्रोल के इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? लेट्स से अगर कैमरा इंस्टॉल नहीं हुए हुए कंपनी के अंदर तो उससे चोरी हो सकती है, आपकी इन्वेंट्री लॉस हो सकती है। तो आप रिकमेंडेशन क्या दोगे कि भाई कैमरा इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो जो भी वीकनेसेस हैं वो आप बताओगे, उसके इफेक्ट्स बताओगे, रिकमेंडेशन दोगे, और उस पर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है वो आप ले रहे होगे। मैनेजमेंट आपको बोले कि ठीक है भाई अगले साल लगा देंगे, या फिर इस वजह से हमने नहीं लगाया, तो कुछ ना कुछ मसला होगा। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो थोड़ी वो बोलेगी हमारे अभी कैश फ्लो के प्रॉब्लम है, हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कुछ ना कुछ वो आपको रीज़न दे रही होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एमएल की रिक्वायरमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आइज़ा के अंदर नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है, जो कि अप्लाई लिस्टेड एंटिटीज़ पर होता है। हाँ, कंट्रोल्स को कम्युनिकेट, कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आइज़ा के अंदर है, आइज़ा 265 के अंदर। लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है, उसको हम एज अ जब प्रैक्टिकली आप फर्म के अंदर जाएंगे, उसको एक डॉक्यूमेंट में हम कम्युनिकेट करते हैं टू विद डायरेक्टर्स, ठीक है। उसको डेफिशिएंसीज को उसमें लिखते हैं, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कवर लेटर, ठीक है। प्रैक्टिकली फर्म के अंदर उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कवर लेटर, ठीक है। लेकिन आइज़ा के अंदर वो लफ्ज़ नहीं मेंशन कवर लेटर का, प्रैक्टिकली बोला जाता है, लेकिन कवर लेटर का वर्ड आइज़ा यूज़ नहीं करता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कवर लेटर का वर्ड आइज़ा यूज़ नहीं करता। आइज़ा 265 की एक रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। तो उसके अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम जितनी भी डेफिशिएंसीज होती है वो कम्युनिकेट करते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, लेकिन वो मैनेजमेंट लेटर नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो मैनेजमेंट लेटर नहीं है। मैनेजमेंट लेटर इज़ अ सेपरेट थिंग, जो कि रिक्वायरमेंट है आपकी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, हमारा मैनेजमेंट लेटर कवर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। कंट्रोल वाला एरिया हमारा सारा कवर हो गया। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ लगा दी। अच्छा जी, एक और चीज़, अब हमें कुछ क्वेश्चंस देखने थे। आज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डिसाइड करे थे पास्ट पेपर्स के, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट, एक और एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाली फाइल सबको क्लियरली दिख रही है? क्वेश्चन वाली फाइल सबको क्लियरली दिख रही है? जल्दी से बताओ भाई, क्वेश्चन वाली फाइल सबको क्लियरली दिख रही है? जी भाई दिख रही है। अच्छा जी, मटीरियलिटी का हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग बताऊंगा, फर्दर और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये बिल्कुल पास्ट पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन 1 ऑटम 24 लास्ट अटैम्प्ट, बिल्कुल रिसेंट अटैम्प्ट का मटीरियलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल रिसेंट अटैम्प्ट, ताज़ा क्वेश्चन, पुराना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 ऑटम 24, यू आर दी ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग। आसान था, वो तो पढ़ने के बाद आप लोग बताओगे ना, आसान था मुश्किल था भाई, वो तो आप लोग बताओगे ना।
You are the audit manager responsible for overseeing the audit of Candy Crafts Limited, a listed company for the year ending 30 September 2024. The audit team assigned in August 24 gathered the following financial data with the 2024 figures estimated based on quarterly financial statement prepared. रेवेन्यू आ रहा है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, नेट एसेट्स आ रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है. रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द मटीरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. ऑल्सो डिस्कस द रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क. सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो? जल्दी से मुझे बताओ, सॉल्व कर सकते हो? भाई मटीरियलिटी पढ़ लिया है ना आप लोगों ने? क्या सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे? क्या करोगे? बताओगे मुझे? थोड़ा सा लिख कर बताओगे चैट बॉक्स में कि आप चेक करें? तो लिखोगे तो मैं चेक करूँगा ना चंदा. आप लोग लिखोगे तो मैं चेक करूँगा ना. आप लोग लिख के मुझे बताओ क्या करोगे. ड्राफ्ट कर रहा हूँ. ठीक है भाई, ड्राफ्ट कर लो यार, टाइम दे देता हूँ. आप लोगों को टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? सबको टाइप करना है. मुझे बताओ भाई क्या क्या लिखोगे, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करोगे. करो भाई, इनिशिएट करो. थोड़ा सा आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, करो. पहले मैं चेक करता हूँ आप लोग क्या करते हो, फिर मैं आप लोगों को फर्दर गाइड करूँगा कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है, किस लेवल पे जाके करनी है आप लोगों ने. ठीक है भाई, थोड़ा टाइम ले लो, मसला नहीं है. हाँ, सब कर रहे हैं? यस और नो? सब कर रहे हैं ना ड्राफ्ट? हाँ भाई, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई? कर लो यार, ड्राफ्टिंग कर लो जल्दी. अच्छा भाई, रिप्लाई आना शुरू हो गए. अच्छा जी, रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के. हाँ, लिख लिया था, अचानक डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा जी. फॉर कैलकुलेशन ऑफ मटीरियलिटी वी यूज़ बेंचमार्क सच एज रेवेन्यू, पीबीटी, एसएम. अब दोबारा टाइप कर रहा हूँ सर. साथ सिद्दीकी कह रहे हैं सर इस तरह कर सकते हैं. तो बस इतना सा लिखोगे आप लोग. फॉर कैलकुलेशन ऑफ मटीरियलिटी वी यूज़ बेंचमार्क सच एज रेवेन्यू, पीबीटी. अरे भाई लिखो ना, स्टार्ट तो ठीक है, करो ना, करो तो कुछ तो करो, दिखाओ ना. कुछ भी लिखो, वो तो बाद में मैं बताऊंगा ना सही कर रहे हो गलत कर रहे हो. अभी क्यों पूछ रहे हो? अभी तो लिखो ना जो आप लोग सोच रहे हो, जो आप लोग करते हो वो तो करो, फिर मैं बताऊंगा ना. जो आप लोग करते हो वो लिखो ना भाई.
As the audit manager of the listed entity Candy Graph Limited, I have calculated the materiality of the financial statement at 112 for the year ended 2024, and the basis for the calculation of this materiality is 5% of profit before tax if the FS is reflecting a profit oriented nature of the entity. Primary user is shareholder, they focus on profit rather than dividend and dividend paid, therefore PBT is used as benchmark, so 5% should be applied as materiality. 111 million. ठीक है भाई, और कोई लिख रहा है? जल्दी से मुझे बताएं, और कोई लिख रहा है या मैं डिस्कस करूं? जल्दी से मुझे बता दो भाई, और कोई लिख रहा है? अकबर का मैसेज आ गया और मेरे पास एसएम का मैसेज आ गया, ठीक है। बाकी लोग मार्किंग भी देता हूँ, टेंशन नहीं लो, मार्किंग भी देता हूँ। अहमद, आप लिख रहे हो? जल्दी से बताओ। अच्छा जी, देखें जो आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा है ना, देखें आप लोगों ने वंस अगेन फैक्टर्स जिस बेसिस पे बेंचमार्क की सिलेक्शन होती है उसको आपने प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करा। मैं आपको अपना सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मटीरियलिटी सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को क्लियरली मेरी स्क्रीन दिख रही है, और जूम कर दूँ? अब दिख रही है क्लियरली? और जूम करूँ? क्लियरली दिख रही है मेरी स्क्रीन? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा गौर करो, पहले मैंने क्या लिखा। सबसे पहले तो मैंने ये बोला, पहले मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन पे गया ही नहीं, ठीक है। सर दिस इज़ ओनली 3 मार्क क्वेश्चन, बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखो, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आपने नहीं जाना होता कि भाई लेट से मैं ये ले रहा हूँ या फिर मैं ये अमाउंट है मटीरियलिटी की। पहले जस्टिफाई करो क्या करना, क्या चाह रहे हो। पहले आप उसको बताओ भाई बेंचमार्क, ठीक है। सॉरी एक मिनट, बेंच, ये क्या हो गया? एक मिनट दो यार, ये स्क्रीन का कुछ मसला आ गया, मैं ज़रा एडमिन को बोल देता हूँ। यार इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, इसको मैं उसमें उसको कॉल कर लेता हूँ। माइक से मैं बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने बेंचमार्क की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? लेकिन क्लियर नहीं आ रहा होगा ना, क्लियर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। एक मिनट रुक जाए, नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, चलो मैं एक मैसेज कर देता हूँ, वो आगे फिर ठीक है। तो खैर देखिए, सबसे पहले आपने बेंचमार्क डिस्कस करना है, उसके साथ बेंचमार्क के फैक्टर्स, ठीक है। आपने बोलना है कि भाई बेंचमार्क की सिलेक्शन किस बेस पर होनी है, ठीक है। बेंचमार्क की सिलेक्शन आपने उसको पहले तो बतानी है कि भाई बेंचमार्क की सिलेक्शन किस बेस पर है, क्या फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने बताया भाई ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ऑनरशिप स्ट्रक्चर मैंने उसको बताया, मैंने बोला भाई ये ऑनरशिप स्ट्रक्चर है। ऑनरशिप स्ट्रक्चर मैंने पहले उसको बताया कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 991 है, जिसका मतलब ये है कि 91% फाइनेंसिंग किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की फाइनेंसिंग है। तो प्राइमरी यूज़र आपका कौन है? प्राइमरी यूज़र आपका कौन है? जल्दी से रिप्लाई करो, प्राइमरी यूज़र आपका कौन है? प्राइमरी यूज़र आपका शेयर होल्डर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी यूज़र आपका शेयर होल्डर है। तो पहले तो आप उसको बताओ प्राइमरी यूज़र कौन है। डायरेक्ट पीबीटी, डायरेक्ट शेयर होल्डर।
अरे भाई कैसे शेयर होल्डर, पहले उसको समझाओ तो। ओनरशिप स्ट्रक्चर इज अ फैक्टर ऑफ सेलेक्टिंग बेंचमार्क, ठीक है। उस ओनरशिप स्ट्रक्चर को डिस्कस करो कि भाई कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ये है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेजर फाइनेंसिंग किसने दी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने दी है 91%, और इसीलिए प्राइमरी शेयर होल्डर्स आपका कौन है, प्राइमरी जो यूज़र है वो आपका शेयर होल्डर है। तो ये उसको पहले बताओ तो, ठीक है। फिर आपने सेकंड क्या बताना है, अटेंशन ऑफ यूजर्स। अब आप बताओगे कि भाई शेयर होल्डर्स जो कि प्राइमरी यूज़र, मैंने अभी डिसाइड ऊपर करा, ओनरशिप स्ट्रक्चर में डिसाइड ये करा कि प्राइमरी यूज़र मेरा शेयर होल्डर है, तो उसकी अटेंशन जो है, उसकी अटेंशन होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो क्यों होती है, इसलिए होती है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज होगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड मिलेगा, दूसरी चीज़ उसको क्या मिलेगी, उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तो उसको कैपिटल गेन मिलेगा। समझ में आ रही है? तो समझाओ एग्जामिनर को कि भाई क्यों मैं ले रहा हूँ। अभी मैं पीपीटी पे अभी भी नहीं आया, अभी मैंने सिर्फ इतना होता है पीपीटी, इसलिए कि भाई उसका फोकस उधर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो उसको पीपीटी पे लेके जाओ, कैसे, पहले पूरा समझाओ तो उसको प्रोसेस। समझ में आ रही है बात, सबको क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया टेंशन ऑफ यूजर सर? जल्दी जल्दी बताओ ना, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर दूसरी चीज़, तीसरी, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब कि भाई आपका डेट कितना परसेंट है, मतलब लोन लोगों ने कितना दिया है, ठीक है, और आपके शेयर होल्डर्स ने इक्विटी में कितना पैसा लगाया। इक्विटी की फाइनेंसिंग मतलब शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है। सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। फिर आप बताओ लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी। लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी, अगर मैं कंपनी को देख रहा हूँ तो 3 साल की इन्फॉर्मेशन तो मुझे कंपनी की ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब ये 3 साल से तो ऑपरेट कर ही रही होगी लाजमी, और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि भाई अभी रिसेंटली इसको 3 साल ही हुए हैं या 4 साल हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पुरानी एंटिटी है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, एज द कंपनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर लास्ट 3 years एंड कंपनी इज प्रॉफिटेबल, विच मीन्स दैट कंपनी इज नॉट अ स्टार्टअप एंटिटी, देयरफॉर द यूजर विल बी फोकस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? नेचर ऑफ एंटिटी, एज द कंपनी 2 मार्क्स फॉर बेसिस 1 मार्क्स फॉर कैलकुलेशन, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एज द कंपनी इज लिस्टेड एंटिटी एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, यूजर विल बी कंसर्न फॉर प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात? तो हर फैक्टर को बताओगे तो एग्जामिनर आपको समझेगा, हाँ भाई नॉलेज है। ये डायरेक्ट लिख देना कि भाई ये है और बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये मटीरियलिटी है। समझ में आ रहा है? हाउ मैनी, देखिए फैक्टर सारे डिस्कस करने हैं, फैक्टर सारे डिस्कस करने हैं। बेंचमार्क की सिलेक्शन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए होती है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसकी बेसिस पे आप डिस्कशन करके उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे ये बेंचमार्क है, ठीक है। फिर वॉलेटिलिटी, एज पर द अबव फैक्टर्स पीबीटी इज मोर रिलायबल बेंचमार्क एंड इट इज़ नॉट वॉलेटाइल इन लास्ट 3 years। तो आप बोलोगे भाई देयरफॉर, नीचे अब मैं जा रहा हूँ, अब मैंने पीबीटी बोला, कैन बी यूज्ड एज बेंचमार्क। समझ में बात आई? सारे फैक्टर्स की डिस्कशन करने के बाद अब मैंने अपना कंक्लूजन सब दिया कि भाई पीबीटी यूज हो सकता है एज अ बेंचमार्क। 5% इज एप्रोप्रिएट परसेंटेज टू अप्लाई फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इधर मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पीबीटी है तो 5%, मैंने उसको बताया 5% इज द एप्रोप्रिएट बेंच, इज द एप्रोप्रिएट परसेंटेज, ठीक है। 6% भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने एक 5% रखना है, लेकिन उसको बताना ऐसे इट्स द एप्रोप्रिएट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सबको समझ में आ रही है? ड्राफ्टिंग का तरीका समझ में आ रहा है कि भाई ड्राफ्टिंग ऐसे नहीं होती कि भाई डायरेक्ट आप कंक्लूजन की तरफ चले जाओ, पहले पहुंचाओ, पहले बात को स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के साथ 1 by 1 उसको वहां तक लेकर आओ तो समझ में आएगा। तो आप बताओगे भाई 5% इज एप्रोप्रिएट परसेंटेज टू अप्लाई फॉर द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मटीरियलिटी वुड बी, अब कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखाओ, 2235 मल्टीप्लाई बाय 5%, अब 111.75, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ गई ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है? अब दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन इसी के आगे,
On September 2024, a fire incident occurred at CCL, resulting in damage to some of the plant, machinery and inventory. This led to the impairment of the damaged plant and machinery and the write down of the damaged inventory to its net realizable value at year end. After incorporating these adjustments, the estimated figures have actualized and they now stand at revenue of 9,000 million, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 50 मिलियन एंड नेट एसेट्स ऑफ 7,700। क्या कह रहा है, जल्दी से समझाओ मुझे, क्या कहना चाह रहा है इधर, जल्दी से समझाओ क्या कहना चाह रहा है। जल्दी से समझाओ भाई क्या कहना चाह रहा है। समझ में बात है, सवाल नज़र नहीं आ रहा यार, ये जो है ना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एडमिन को बुला लूँ ताकि ये मसला फिक्स हो जाए। ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ग्रुप में भेज दूँ। नीचे वाला दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिखना शुरू हुआ अब, सवाल कुछ दिखना शुरू हुआ। ठीक है, रीड कर लो एक दफ़ा और इसको मुझे बताओ कि भाई कहना क्या चाह रहा है इधर, जल्दी से मुझे बताओ भाई इधर कहना क्या चाह रहा है। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ मुझे इतना सा बताओ कि भाई इधर अब आपका बेंचमार्क कोई मसला होगा, क्या होगा, सिर्फ मुझे ऐसे ही बता दो। इम्पैक्ट क्या होगा ऐसे ही मुझे बता दो। ये जो बी में इसने बात लिखी है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जल्दी से मुझे ऐसे ही बता दो। ऐसे ही मुझे बता दो इसका। अब नज़र आ रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑन 25 सितंबर 2024 अ फायर इंसिडेंट अकर्ड एट CCL रिजल्टिंग इन डैमेज टू सम ऑफ द प्लांट मशीनरी एंड इन्वेंट्री। दिस लेड टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द डैमेज प्लांट एंड मशीनरी एंड द राइट डाउन। सिंपल सी बात है भाई, एक इम्पेयरमेंट आ गई, एक आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डैमेज हो गया जिसकी वजह से एक इम्पेयरमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट आने की वजह से आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2024 का वो खड़ा हो गया है 50 मिलियन पे आके। ठीक है, और आपके नेट एसेट 7,700 पर हैं और रेवेन्यू आपका 9,000 मिलियन पर आ गया है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टिल अप्रोप्रिएट है, क्या मटीरियलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा। सिंपल सी बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक इम्पेयरमेंट आ गई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका डैमेज हो गया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 50 मिलियन पे आ गया। पहले आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 9,900 की जगह अब वो 50 पर आ गया है। 9,900 की जगह अब वो 50 पर आ गया है। क्या स्टिल प्रॉफिट बिफोर टैक्स अप्रोप्रिएट बेंचमार्क होगा, जल्दी से मुझे बताओ। कैलकुलेटेड ऑन 8 वुड बी टू लो। अहमद कह रहे हैं नो। बाकी दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताओ, दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं, दूसरे बच्चे क्या कह रहे हैं। भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर अब नहीं होगा क्योंकि अब क्या हो गया, वॉलेटाइल हो गया, अब चेंज हो गया, वॉलेटाइल हो गया। तो अब सारे फैक्टर्स में आप बात लिखोगे लेकिन आप बोलोगे अब ये वॉलेटाइल हो गया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया, तो अब एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा, अब एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा आपका, अब आपका एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई।
The one-off event of destructive nature resulting in abnormal losses shall have significant impact on the profit of the current year, and the auditor shall choose revenue as the basis for materiality, revenue asset. ठीक है, तो अब आपका एप्रोप्रिएट बेंचमार्क रेवेन्यू हो जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? सबको यहाँ तक क्लियर है? 1% अब लोगे रेवेन्यू का, ठीक है? सबको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ सुनकर इग्नोर कर देना, ठीक है? सिलेबस का पार्ट नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, वो चीज़ कॉन्सेप्ट सुनोगे तो वो उस वक्त बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, ठीक है? सिर्फ सुनकर इग्नोर कर देना है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, उसकी बेसिस पे अपने क्वेश्चंस के डिसीजन नहीं लेना, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एज सच कोई वन ऑफ इवेंट आपका आता है, लेट्स से जैसे इम्पेयरमेंट आई, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हो, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आप बेंचमार्क ले रहे हो, तो ये वन ऑफ इवेंट को आप रिमूव करके उसको प्रॉफिट को नॉर्मलाइज कर देते हो। मतलब अगर प्रॉफिट 9,900 पर है तो उसको आप इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करी तो वो 50 पर आ गया, तो आप 50 से उसको एड बैक करोगे इम्पेयरमेंट वाली अमाउंट को और उसको नॉर्मलाइज कर दोगे और आप अपना बेंचमार्क प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही रखोगे। ये बात समझ में आई? एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बताया है, कोर्स का पार्ट नहीं है, एडवांस ऑडिट में फ्यूचर में पढ़ोगे और प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे। तो इसको सिर्फ मैंने बताया, इसकी बेस पे क्वेश्चन की डिसीजन नहीं लेना। आपने यही समझना है अगर इम्पेयरमेंट आ गई तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, और वॉलेटाइल हो गया तो आपका बेंचमार्क क्या हो जाएगा, अब रेवेन्यू हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आपने यही रखना है कि वॉलेटाइल हो गया, चेंज कर देना है, ठीक है? आपने वो नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके उसकी बेसिस पे डिसीजन नहीं देना। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कल को जाओगे ऑडिट फर्म में तो आपको पता होगा कि हाँ यार ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है? 2 आवर्स क्लास थ्राइस अ वीक, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? अगर नीड हुई तो एडिशनल और क्लास भी लगा लेंगे, ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिस भी करनी है और हमें कोशिश करनी है कि हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। ये नहीं कि यार जल्दी जल्दी में कोर्स पूरा करने के चक्कर में मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी पढ़ा दूँ, ठीक है? जिसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पेपर पास करना, ठीक है? तो उसके लिए अगर हमें ज़्यादा क्लासेस भी लगानी पड़ी तो कोई मसला नहीं है, हम लगा लेंगे, ठीक है? क्लियर है? हम ये नहीं करेंगे कि भाई बस जल्दी से कोर्स बस कंप्लीट हो जाए और उसके लिए जल्दी जल्दी में आपको पढ़ा दो और कॉन्सेप्ट कोई क्लियर ही ना हो। सबको क्लियर है? ठीक है भाई। सर पेपर में टाइम कम है, पेपर में टाइम कम है तो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे, क्लासेस बढ़ा देंगे, मसला नहीं है, ठीक है ना? तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? इसके अलावा मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा पास्ट पेपर्स के, वो मैं फाइल आप लोगों को सेंड कर दूंगा। जो जो क्वेश्चन आप लोगों के करने के होंगे वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। जो जो क्वेश्चन मेरे पार्ट पर होंगे कि मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सबको क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। क्लास एंड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।